अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। अब्दुल्ला के हाथ में है केला, क्योंकि हमारे यहाँ हुई है बारिश। और जब बारिश होती है तो वैसे तो पूरे मुल्क में बारिश के साथ पकौड़े मैच करते हैं ना, कि दिल चाहता है कि पकौड़े खाओ। जो लोग जो कोशिश करते हैं कि जिंदगी जरा हेल्दी तरीके से गुजारें, वो पकौड़ों के बजाय बारिश में केला खाते हैं। मैंने वैसे अभी शुरू नहीं किया था, बट हाउ आर यू गाइज एंड इफ यू आर इन कराची, आर यू एंजॉयिंग द रेन? अच्छा, मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ बारिश तो उस तरह नहीं हुई, लेकिन शदीद किस्म की कोई तेज हवाएं थी। बट देन व्हेन आई वाज कमिंग टू द ऑफिस, तो रास्ते में लगता था कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बिकॉज देयर वर पडल्स एवरीवेयर और बहुत ज्यादा था। व्हाट अबाउट यू? सड़कें गीली नजर आ रही हैं अभी हमारी तरफ उस तरह से बारिश आप तो थोड़ा सा कराची से बाहर हैं, तो वहाँ नहीं हुई। We have already established this fact multiple times. Some new people might have just joined today. I have to tell them also that you live outside Karachi. एड्रेस भी बता दें फिर। अब मैं बारिश हमारे तो आ गई होगी ना। हमारे यहाँ उस तरह से अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन सर्टनली जब मौसम सुहाना होता है तो हमारे यहाँ जरा सुहाना मौसम ज्यादा सुहाना लगता है। तो खैर एनीवे ये बता देते हैं, इनके यहाँ नहीं हुई और वैसे तो मेरे यहाँ भी नहीं हुई, बट हुई है बारिश। और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। सदर क्लिफ्टन, एम ए जेना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी फेडरल एरिया में भी बारिश हुई है। और शारा फैसल पे भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। सो आज भी बारिश का इम्कान है, कल भी बारिश का इम्कान है। ऑलरेडी कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, क्योंकि पिछली बारिश से ना लोग जरा डरे हुए हैं, पर्टिकुलरली जो तूफानी हवाएं उसके साथ चली थी ना। सोलर कहीं गए, घरों के अंदर सर्टनली पानी आया, जितने भी आपके इंसुलेटेड विंडोज थी, क्योंकि बौछार जिसे कहते हैं ना, जो इतनी तेज थी, इतना हवा का रुख अगर आपकी खिड़की की तरफ था तो योर विंडोज कुड नॉट कंटेन दैट वाटर। वैसे मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला, वो जो हवा थी ना, वो आज जहां मैं रहती हूँ ना, वहां भी बड़ी हवाएं चलती हैं, तो वहां भी बहुत तेज हवा थी। मतलब इतनी थी कि वो खिड़कियों से आवाज आ रही थी ना। आई एक्चुअली हैड टू गो आउट एंड सी कि खुद तूफान आया हुआ है कि क्या, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, हवा बहुत ज्यादा थी। और ये एक्चुअली पूरे रीजन में ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ताकतवर एक तूफान सऊदी अरेबिया और खलीजी खित्ते की जानिब भी बढ़ रहा है। कुवैत के मनाज़िर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर पानी, लिटरली सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। ये कुवैत है ना? जी, कुवैत है। मूसलाधार बारिश, शदीद आंधी और गर्द आलूद हवाओं का खदशा भी है। आज सुबह जद्दा और गिरदोनवा में भी बारिश हुई है। मौसम वहाँ बड़ा प्लेजेंट हो गया है। फिर मदीना मुनव्वरा, रियाद और ताइफ में भी बारिश हुई है। अच्छा, अब हम आपको अजमान के शॉट्स दिखा रहे हैं। तो यूएई में भी ठीक ठाक बारिशें, एक्चुअली यूएई में तो बारिशें कुछ दिनों से हो रही हैं। काफी दिनों से हो रही हैं, तो वहाँ भी ये यूएई के मनाज़िर हैं। स्काईलाइन जो आप देख रहे हैं ना, तो ये वहाँ भी गरज चमक के साथ ठीक ठाक किस्म की बारिश हो रही है। आई मीन इस तरह देखें तो बड़ा स्टनिंग लगता है, एंड इट्स वेरी प्रिटी, बट व्हेन यू हैव टू सफर इट, क्योंकि वहाँ भी जब बारिश होती है तो ठीक ठाक सैलाब ही आ जाता है, और सड़कें जो हैं वो बिल्कुल सैलाब टाइप सिचुएशन एक बन जाती हैं, और फिर पानी जो है वो ड्रेन आउट करना पड़ता है। पूरे शहर में दुबई की अगर बात करें तो नहीं है, जहाँ जहाँ करना पड़ता है ना। जो इनिशियल पिछले साल बारिश है, उससे नहीं, 2 साल पहले जो बारिशें हुई थी उसके बाद उन्होंने जाहिर है बहुत सारी चेंजेस की, लेकिन मेन शाहराहों तक तो पानी नहीं खड़ा होता। अदरवाइज साइट की तमाम अतराफ की गलियां, सड़कें, वहां पर पंप ही किया जाता है, पंप आउट ही किया जाता है। मतलब वो पंप, उनका वो सक्शन पंप्स होते हैं, वो पानी जो है वो वहां से निकालते हैं, उसी के जरिए निकाला जाता है। अच्छा, फिर लोगों को, एंड दिस इज ट्रू, यहाँ भी होता होगा हर जगह ये एक्चुअली, कि बोरियां जो होती है ना, रेत से भरी हुई बोरियां, वो खरीदनी पड़ती हैं ताकि घर में पानी ना आए। बेसमेंट्स होती हैं वहां पे पानी रोकने के लिए। होटल्स आपको पता है बहुत सारे हैं जो आजकल तो फिर यूएई में आपको पता है कि मतलब बड़ी जल्दी से उनकी जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होती है, वो उनको SMS के थ्रू हिदायत दे देती है। जैसे उन्होंने कहा कि घरों से ना निकलें, और खासतौर पर नमाज पढ़ने जो मस्जिदों वगैरह में जाते हैं, डोंट गो देयर, अपने घर में ही नमाज पढ़ लें, बिकॉज दिस इज सीरियस, इट लुक्स सीरियस एज वेल। ये तो थी ओवरऑल हमारे रीजन की और हमारे मुल्क की मौसम और हमारे शहर की मौसम की सूरत हाल, लेकिन जाहिर है देयर आर मोर प्रेसिंग इशूज इन द वर्ल्ड, और उम्मीद एक पैदा हुई थी, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ईरान ने अमेरिका की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं, अपने निकात सामने रखे हैं। अमेरिका ईरान के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें लेकिन अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान ऑल्दो इस मामले में लीड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 2-4 रोज़ से आपको पता है ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बना रही थी। पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर कल बातचीत की है, जिसका उन्होंने बयान भी जारी किया, और इसे भी जंगबंदी की कोशिशों के तनाजुर में ही देखा जा रहा है।
अच्छा, पाकिस्तान में आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद रखना चाहते हैं और उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब होंगी। और ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची पाकिस्तानी हममनसब और दीगर ममालिक के सफारतकारों से राब्ते में भी हैं। अब ये राब्ते तो सारों से हो रहे हैं, लेकिन आगे बात कितनी गई है, ऑब्वियसली यू नो एवरी डे इज़ अ न्यू डे। उधर आपको ये भी बता दें कि अमरीकी जो अखबार हैं और खबर रसाई इदारे हैं, एजेंसीज जो हैं, उन्होंने दावा किया है कि अमरीकी तजावीज़ जो है वो पाकिस्तान के जरिए ईरान को भिजवा दी गई हैं। अब वो आगे उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट हो रहा है कि ईरान ने उसे कैटेगोरिकली रिजेक्ट भी कर दिया है। एब्सोल्युटली, और उन्होंने अपनी जो है तजावीज़ वो भी डाली हैं। अब्दुल्ला, कल पता नहीं आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे भी बड़ी आपको पता है कि न्यूज़ आ जाती है और एक्स पे तो आ ही रही होती है, और ये जो आपना हुर्मुज़ का बंद होना है ये बड़ी तकलीफ दे बात है पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए ख़ास तौर पे। और अब लगता है सारी कोशिशें जो हैं वो वॉर से हट के इधर आ गई है कि इसको कैसे खुलवाया जाए, जो कि जंग से पहले खुला हुआ था। यानी आपने जंग की, उसको बंद करवाया और अब सारी कोशिशें हो रही हैं कि इसको खोला जाए। और ईरान ने जो निकात शेयर किए हैं उसमें एक उनका निकात या एक मुतालबा ये भी है कि आपने हुर्मुज़ पर ईरान का जो असर व रसूख है उसको इंटरनेशनली तस्लीम किया जाए या ईरानी अथॉरिटी को इंटरनेशनली तस्लीम किया जाए। खैर, आपको पता है जब मीडिएशन में पाकिस्तान का नाम जब आया और सर फहरिस्त आया और दुनिया के मोतबर तरीन न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान इज़ लीडिंग दिस प्रोसेस, तो भारतीय मीडिया ऑब्वियसली वहाँ पे तो रोना पिटना मचता ही है। और वो मरियम औरंगज़ेब का एक बड़ा मशहूर एक लाइन थी ना, आप रोएं पिटे। हाँ एग्जैक्टली, वो इधर फिट आ रही है। वो आती है। सो वो उन्हें हर मामले में तकलीफ थी। बहुत मायूब किस्म के उनके बयानात भी आ रहे हैं, अब तो वो भी रिपोर्ट। अच्छा, एक इंडियन मीडिया का मोन्टाज के वो किस तरफ क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वो डेफिनेटली थोड़ा सा तो साइडलाइन अपने आप को फील कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो समझते थे कि हम तो बड़े पुराने। बट इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर अस। ओके, चलो उसी मत में देख लें। सारे मोन्टाज से मुझे ये सुनाई दे रहा है कि इंडिया या बीच में आके ना मैं भी तो हूँ और मेरी तरफ भी तो देखो, वो वाली सिचुएशन लग रही है कि हम इतने साइडलाइन कैसे हो गए। भाई आप साइडलाइन नंबर 1 इसलिए हो गई क्योंकि आप साइड पे हैं, तो ना आपकी वो मिल भी नहीं रही ना, कोई बॉर्डर भी नहीं मिल रहा, मतलब आपका क्या है, चुप करके आप बैठे हैं। राइट ऑन द फैक्ट कि उनके बड़े देरीना और बड़े तारीखी ताल्लुकात थे ईरान के साथ, टेकिंग अवे फ्रॉम दैट, लेकिन जब आप जंग से पहले इजराइल में खड़े होकर ये कहेंगे कि वी आर फर्मली यू नो विद stands with Israel from this moment and beyond and onwards, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा ना कि आप उसके साथ हैं कि इसके साथ हैं, दोनों के साथ तो नहीं हो सकते। खैर, इन एनी केस अगर पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी जैसा बड़ा काम हो गया तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर जो है वो मजीद बढ़ जाएगा, इस पर भी उनको तकलीफ है। और तेजी से बदलती हुई सूरत हाल का तजिया करते हुए अमरीकी अखबार ने लिखा है कि ईरान ने हाँ की तो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो 48 घंटों में हो सकते हैं, एज सून एज दैट। और अखबार के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान दोनों मुज़ाकरात के मुमकिना मेज़बान के तौर पर ज़ेर गौर हैं, और गुज़िश्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने आला अमरीकी और ईरानी क़यादत से राब्ते किए हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश भी की थी। उधर ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ कल वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत सामने रख दी हैं। मतलब ये उसके बाद की डेवलपमेंट है। जब इनिशियली इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे ना कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दौर हो सकता है, अब भी हो सकता है, लेकिन जो अमेरिका की तरफ से बातें आई वो ईरान ने मुस्तरद करके अपनी 5 शराइत रख दी हैं। इसलिए अभी फिल फौर तो कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा है इन मुज़ाकरात का। ईरान ने अपने जवाब से पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया है। ईरानी शराइत में कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए हमले और ईरान के ओहदेदारों का कत्ल फौरी तौर पर, मतलब कत्ल गारतगरी फौरी तौर पर रोकी जाए। ईरान पर जंग दोबारा मुसल्लत न करने की ठोस जमानत दी जाए, कोई गारंटी दी जाए। ईरान पर मुसल्लत शुदा जंग के नुकसानात अदा किए जाएं, एज इन कोई कॉम्पनसेशन हो। फिर आपना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी, ईरान की अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। वैसे पॉज, मतलब अब क्यों किया जाए? पहले भी तो ये ईरान का ही कंट्रोल था ना, ईरान वाज डूइंग इट, तो अब क्यों why would the world think that Iran is not, you know, controlling it? पहले भी कर रहा था तो अभी भी करेगा, अब क्या उनको डिक्लेयर करने की जरूरत है दुनिया को?
ज़ाहिर है ये कुछ मुश्किल मामलात हैं अमेरिका के लिए, इनमें से तस्लीम करना भी। अमेरिका की जो शराइत हैं वो ईरान ने मुस्तरद कर दी हैं। दोनों पार्टियां जब तक लचक नहीं दिखाती जंगबंदी की तरफ या अमन की तरफ या किसी मुआहदे की तरफ पहुंचना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी ही बातें लेके आते हैं इन मामलात में, और उन्होंने तो अब कह दिया कि उन्होंने हमें प्रेजेंट दिया है ईरानी लीडरशिप, और दे आर रियली ईगर टू हैव और फिर वो कह रहे थे कि नहीं हम बता नहीं सकते, और फिर थोड़ा थोड़ा बता भी दिया। You know how he is. सुने जरा। And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. अच्छा जी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है ना, ही मेक्स एवरीथिंग वेरी लार्जर देन लाइफ। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा कोई तोहफा आ गया और फिर हम बहुत ही कुछ करने जा रहे हैं। एनीवे, आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज जो हैं उनके मुताबिक अमरीकी तजावीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को रोकना, आपना हुर्मुज़ को खोलना और मुसल्लह जो ग्रुप्स हैं उनकी ईरानी हिमायत पर पाबंदी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से ईरान की निगरानी। वैसे a lot of things were already happening। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सिविलियन जौहरी ताउन और ईरान पर पाबंदियों में नरमी के नुकात शामिल थे। ये सब कुछ हो रहा था। बहरहाल अभी तो ईरान ने इन तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन जाहिर है कि मुज़ाकरात का दौर जो है वो आगे भी चलता रहेगा। सो लेट्स सी के किधर जाके बात, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को दे विल हैव टू कम टू सम अंडरस्टैंडिंग। इस तरह तो नहीं चल सकता। सो लेट्स सी। अच्छा, अब जाहिर है इसमें इंडिया की हम बात कर रहे थे, या इंडियन रिएक्शन या उनके तज्जियाकारों, उनकी अपोजिशन की तरफ से जो बात की जा रही है वो भी बात कर रहे थे। उनके जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर, उनसे मंसूब एक बयान भी अब रिपोर्ट हो रहा है जिसमें वो बड़े ही बिलो द बेल्ट अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद ही आप पढ़ लीजिए। और बट उससे वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और बिल्कुल अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल बैठ रही है, मुस्ताक बैठ रही है। अगर if they want to be a part of this whole situation and they want to de-escalate कि हमें क्यों नहीं पूछ रहे हैं and all that, तो why don't they talk to Israel to back off? मतलब आप फिर ईरान की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप इजराइल को कहें थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाओ। एजाज सैयद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी, आपको पता है इन मामलात में उनकी गहरी नज़र होती है। इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं इस ज़मीन में। अब बताइएगा एजाज, इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की बात हो रही थी, हो रही है, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? इज़ दैट स्टिल पॉसिबल? कब होगी कोई मज़ीद पेशरफ्त इस पे? क्या ये मुज़ाकरात वाक़अतन होने जा रहे हैं? कोई नाम है आपके पास कि हु कुड बी अ पार्ट ऑफ इट? इस्लामाबाद के हवाले से जो वाशिंगटन में मौजूद हुकाम है उन्होंने ज़राए के हवाले से ये कहा कि जी सिक्योरिटी के खदशात हमें हमारे जो हुकाम हैं जिन्होंने इस्लामाबाद ट्रैवल करना है उस हवाले से हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी बात हुई है यहाँ पर हमें बताया गया है कि पाकिस्तानी हुकाम इस बात को न सिर्फ ये डिप्लोमेटिकली यकीनी बना रहे हैं कि एक अच्छा माहौल दिया जाए, बल्कि सिक्योरिटी वाइज भी वो इस बात को यकीनी बना चुके हैं कि यहाँ पर मुज़ाकरात हों, क्योंकि हतमी तौर पर ईरान वो फरीक है जो पाकिस्तान के ऊपर भी एतमाद करता है। अमेरिका तो करता ही है, उसने अनाउंस किया है, लेकिन ईरान जो इस सारे मामले का एक अहम तरीन फरीक है वो भी पाकिस्तान के अलावा कहीं और मुज़ाकरात करना नहीं चाहता। ताहम मुतबादल जो वेन्यू है उनके ऊपर बात भी हो रही है। तो क्या अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या दोनों फरीकैन में बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे? मतलब क्या सोचा गया है? देखिए, आखिरी जो मुज़ाकरात हुए जो अमेरिका में हुए थे, जिसमें ओमान के वज़ीर खारजा ने बड़ा एक अहम और गैर मामूली किरदार अदा किया था, और उन मुज़ाकरात में वो ईरान के वफद को और अमेरिकी वफद को एक जगह एक वेन्यू के ऊपर तो लेकर आए थे, लेकिन वो दोनों वफूद को एक टेबल पर बिठाने में कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि दोनों वफूद की अपनी अपनी रिजर्वेशंस थी। ताहम ये बातें अब सामने आ चुकी हैं कि दोनों वफूद
उन मुज़ाकरात जो आखिरी मुज़ाकरात हुए अमेरिका के अंदर, वो अलग अलग कमरों में बैठे हुए थे और ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा है वो दोनों वफूद के दरमियान शटल कर रहे थे, दोनों की जो रिकमेंडेशंस हैं या दोनों के मुतालबात लेकर। इस दफ़ा पुराने जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में तो ये की जा रही है कि शायद दोनों तरफ कुछ सीखेंगे, क्योंकि इस दफ़ा ओमान के अलावा, ओमान तो नहीं लेकिन पाकिस्तान इस सारे मामले में मौजूद है, जिसके ऊपर दोनों फरीक भरपूर अंदाज में एतमाद करते हैं। ईरान भी भरपूर एतमाद कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और अमेरिका भी भरपूर एतमाद करता है। अगर दोनों फरीक, मैं लफ्ज अगर पे जोर दे रहा हूं, अगर दोनों फरीक एक वेन्यू पे इकट्ठे हुए तो पाकिस्तानी जो मुज़ाकरातकार हैं, पाकिस्तानी जो टीम है, और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उस टीम के लीड जो है वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार है, और जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक कलीदी उसमें अहमियत रखते हैं। पाकिस्तानी टीम की ये कोशिश होगी कि इस सारे मामले में दोनों जो फ्रीकैन है वो आपस में बैठें और बराह रास्त बैठकर बात करें। अच्छा एजाज साहब, अब मुज़ाकरात की कितनी उम्मीद बाकी है ये बताइएगा, क्योंकि दोनों जानिब से बहुत बदएतमादी है। क्या शराइत भी आपको पता है पहले रखी गई जो मुस्तरद की जा चुकी हैं, क्या सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है? और कल व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से भी जब ये सवाल किया गया था तो वो भी यही कह रही थी कि अभी बहुत सी बातें इस टाइप की हो रही हैं, लेकिन जब तक व्हाइट हाउस से नहीं बताया जाएगा तो इस पे ना यकीन करें, कमेंट ना किया जाए। जी एतमाद का फुकदान एक बुनियादी जुज़्व है और यही वो वजह है जिसकी वजह से मुज़ाकरात का अमल शुरू होने में ताख़ीर हो रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ इजिप्ट और टर्किया वो फार्मूला तैयार कर रहे हैं कि जिसमें जो दोनों फरीक हैं वो मुज़ाकरात करें और वो मुज़ाकरात बामानी भी हों और नतीजा खेज भी हों। माजी के तजुर्बात अच्छे नहीं रहे, इसलिए आप ये कहें कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस सारे माहौल में जब जंग हुई है और दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, ये मुज़ाकरात हो जाना इन इटसेल्फ बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लाजमी नहीं है कि मुज़ाकरात के पहले दौर में ही कोई बड़ी कामयाबी या कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया जाए, लेकिन तो ये की जा रही है कि ये मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात किसी एक दौर पर मुश्तमिल नहीं होंगे, शायद कुछ और अदवार भी हों, और तो को यही रखनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो चलिए हाँ, बेसिकली ये कह रहे हैं कि मतलब मुज़ाकरात की बात भी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, तो एनीथिंग कैन हैपन। साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल बासित साहब, ईरान ने तस्दीक कर दी है कि अमरीकी तजावीज़ जो हैं उसे मिल गई हैं और उन्होंने अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी हैं और साथ ही अपनी 5 शराइत जो हैं वो पेश कर दी हैं। तो आपको लगता है कि बातचीत शुरू हो पाएगी या फिर खुदा न खास्ता मामला जो है वो मजीद लंबा खिंच जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसके बारे में तो हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहरहाल ये जो जंग शुरू हुई है ये अमेरिका और इसराइल की जानिब से हुई है, तो अब जो सूरत हाल है काफ़ी गंभीर है और पूरी दुनिया परेशान है। हमारे मफाद में तो यही है, क्योंकि हमने एक बड़ा जिम्मेदाराना रोल शुरू दिन से अदा कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रही है कि ये जो जंग है जल्द अज जल्द ख़त्म हो। तो सच्ची बात ये है कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ ईरान ने इतनी रेजिलियंस दिखाई है, मेरे ख्याल में जो है थोड़ा बहुत वक्त अब आ गया है कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए तमाम साइड्स की जानिब से, ताकि इस वक्त जो एक हिजानसी की कैफियत है खत्म। अच्छा बासित साहब, एक तासुर ये भी पाया जाता है कि पासदारान इनकलाब जंग जारी रखने की तरफ माइल हैं, जबकि सियासी क़यादत समझती है कि बातचीत से जंग रोकी जाए। सो वहाँ भी एक तासुर है, इंप्रेशन है कि देयर इज़ अ डिवीजन इन डिसीजन मेकिंग एंड देयर इज़ अ रिफ्ट। ईरान की बात हो रही है, सो क्या इस मामले में आपको ईरान के अंदर इख्तलाफ नजर आता है? मैं नहीं देख रहा, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान जो है इस वक्त मुत्तहिद है। उनके ख्याल में या उनके पर्सपेक्टिव में वो इस वक्त जो है जंग की सारी जो हिकमत अमली है या जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है उससे वो अपर हैंड है उनका इस वक्त,
और वो एक लिहाज से अगर देखिए तो वो ठीक भी समझ रहे हैं कि अभी जो है एक आरजी जंगबंदी से फ़ायदा क्या है जब तक कि इस बात की गारंटी न दी जाए कि दोबारा इस किस्म का हमला उन पे नहीं होगा। तो मुझे लगता यही है कि ईरान को इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में है, इस पोजीशन में है कि वो अपनी शराइत को कहीं ना कहीं मंजूर करवा सके, ख़ास तौर पे जहाँ तक एनरिचमेंट का ताल्लुक है उस पे, फिर सैंक्शंस की बात है उस पे कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा सके। तो मुमकिन है कि ये अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, सच्ची बात यही है, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि ईरान के अंदर कुछ फिशर्स पैदा हो गए हैं या जो पासदारान हैं वो कुछ और सोच रहे हैं और सियासी क़यादत कुछ और सोच रही है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो जो है अब्दुल जो है जिनको अभी सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया वो नहीं बनाते, क्योंकि उनका ताल्लुक बराह रास्त माजी में रहा है पासदारान के साथ। अच्छा, आखिरी सवाल अब्दुल बासित साहब, अब इस बात की तो एक तरह से तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान और तुर्की में से कोई एक मुल्क मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है, तो आप बता सकते हैं कि दोनों अमेरिका और ईरान तरजीही तौर पर किस मुल्क को मेज़बान देखना चाहेंगे, और साथ ही ये भी बता दें कि इंडिया के सॉरी टू से बट पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि हाय ये पाकिस्तान कैसे मेज़बानी कर सकता है, तो इंडिया की इस तकलीफ की क्या वजह आपको नज़र आ रही है? देखिए, ये बात आपके नाज़रीन को समझ लेनी चाहिए कि जहाँ तक पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम ब्रिज के तौर पे काम करें। मिसाल के तौर पर अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान भी कुछ मसाइल हैं तो उसमें हम ब्रिज बनने की कोशिश करें और उन मामलात को बेहतर तरीके से हल करवाने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक भारत का ताल्लुक है वो हमेशा एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक वजह नज़ा बनी है। हमेशा डिफरेंसेस पैदा किए हैं। जहाँ देखिए ना, वो चाहता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ हो, तो वो किसके खिलाफ, वो चाइना के खिलाफ ही, इसलिए वो क्वाड का मेंबर भी बना और उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हमेशा से एक बुनियादी असूल रहा है कि हम जहाँ कहीं भी, हमारी कोशिश यही होती है कि पीस आए और हम ब्रिज के तौर पे अपना किरदार अदा करें। और यही वजह है कि इस वक्त भारत में एक परेशानी सी तो है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अमेरिका है उनका, और इस वक्त जो है वो ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान की जानिब है। मेरा ख्याल कि भारत इस पोजीशन में है कि वो इस प्रोसेस को सबूताज कर सके। ठीक है, उसके इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती जहां भारत को ये उसकी एक कैपेबिलिटी हो या इस पोजीशन में हो कि वो सारे प्रोसेस को सबूताज कर सके। थैंक यू, वी गॉट इट। सबूताज करने की पोजीशन नहीं है और नहीं भी कर सकते, कोई रोल नहीं है एक्चुअली फिलहाल इंडिया का। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल बासित साहब। जी, PSL का आगाज भी होने को है, लिटरली आज होने को है, और इस सिलसिले में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखे हैं। फिर साथ ही जो खूबसूरत ट्रॉफी हमने अपने प्रोग्राम में आप सबके सामने रखी थी, अनवेल की थी, इट इज रियली नाइस, और उसका एक इंटरेस्टिंग शूट भी हमारे सामने आया जहां तमाम कप्तान हमें नजर आ रहे हैं। And everybody seems to be so interested in Infinity. They are in the Quaid-e-Azam Library, लाहौर, जहाँ पे हमने लाहौर में, जिसके बाहर जाके हमने लाहौर में शोज किए थे अपने। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वैसे तो मैं खुद पर्सनली आई लव द फैक्ट कि ये ट्रॉफी जो है इट वेंट ऑल ओवर द कंट्री और इतनी खूबसूरत तरीके से हर जगह शूट हुई है, लेकिन डेफिनेटली विद द कैप्टन्स इट्स अ स्पेशल मोमेंट। इट इज़ इंडीड अ स्पेशल मोमेंट, और ये ट्रॉफी भी इतनी खूबसूरत है, आपको पता है, और वन ऑफ द मोर प्रिटियर वंस, और इसका नाम भी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज़ अ वेरी गुड नेम। नीचे जो नग लगे हुए हैं ना, उससे मुझे एक हॉलीवुड मूवी भी याद आ जाती है जिसमें आपको पता है वो स्टोन्स होते हैं। और एनीवे उसके बाद जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो PSL के 11वें एडिशन का आगाज जी आज लाहौर से हो रहा है। इवेंट का पहला मैच जो है दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। देखिए, वी आर फॉर लाहौर कलंदर, आपको पता ही है कि मैं और अब्दुल्ला तो बड़े इन्वेस्टेड हैं इन दैट, लेकिन मुझे हैदराबाद किंग्समैन की एंट्री भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और पहला मैच ही उनके साथ होना इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स रियली नाइस। अच्छा जी,
और जो मौजूदा हालात हैं उसके बाद PSL का इनेकाद खतरे में पड़ता महसूस हुआ था सर्टनली, और फ़ज़ाई सर्विस में मुतासर होने की वजह से खदशा था कि शायद गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान आने में रुकावटें पेश आएंगी, लेकिन जिन्होंने आना था वो आए और सभी आए। PCB ने तैयारियां जारी रखी, खित्ते के हालात ही की वजह से इवेंट के आपको पता है इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख करना पड़ी। एक ज़रा सादा पुरवकार सा डिनर हुआ और उसके बाद बस अब टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। PSL 11 का स्केड्यूल ज़रूर तब्दील किया गया है, शायकीन अब स्टेडियम जाकर मैच नहीं देख सकेंगे, सो इसी पे बात करते हैं। सारे 44 मैचेस जो है ना जो होने हैं वो 6 मुख्तलिफ शहरों में जाने थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब 2 ही होंगे, कराची और लाहौर में होंगे। लेट्स टॉक टू सिकंदर बख्त। हाँ, लेट्स टॉक टू सिकंदर बख्त। तो मेरे लिए बात करना ज़रा और मुश्किल होता है क्योंकि मुझे शदीद पराठे की खुशबू आ रही है यहाँ पे कहीं से। पता है ना कहाँ से आ रही है आपको? अक्रॉस से आ रही है। कौन खा रहा है? सिकंदर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप तो नहीं कहीं पराठा खा रहे और हमें यहाँ खुशबू आ रही है? मैं भी यही कह रहा था, मेरे घर से नहीं आ रही। तो कोई सूरत हाल नहीं है पराठों। सिकू बताइएगा, जाहिर है कुछ चेंजेस करना पड़ी और हालात उसके मुतकाजी भी थे। फाइनली PSL 11 इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, सो बड़े बड़े नाम पहुंचे हैं, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टूर्नामेंट कंसीडरिंग कि 2 नई टीमें भी हैं इस दफा, एंड आल्सो कंसीडरिंग कि थोड़ा सा कंटेन हुआ है, स्पेक्टेटर्स का ना आना, वेन्यूज का लिमिट हो जाना, व्हाट आर योर थॉट्स? सब कुछ तो हुआ है। या देखो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है PSL, और ये हमारे जो क्रिकेट की अब जान बन गया है एक तरीके से। इट्स अ बेस, जान कह लें, जिसके ऊपर हमने जितना भी मेहनत करनी है इसको बेहतर बनाना है, वो बहुत अच्छा है। सिटी साहब ने इसको शुरू किया, उसको मैं हमेशा कायदे PSL कहता हूँ, सिटी साहब को उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको दुबई से लाया, पाकिस्तान लाके सेटल किया। अब नकवी साहब जो हैं इसको जो है वो आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, उन्होंने टोटी में लिया है, ऑप्शन दे दिया, बहुत सी चीजें अंदर आ गई जो कि बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है कि जैसे कि कोविड के दरमियान हुआ था कि भी स्पेक्टेटर्स के बगैर मगर हमने खेलना है, इट्स अ वेरी गुड फैसला, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, बहुत अच्छा फैसला किया है सबने मिलकर, और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें इस टूर्नामेंट को कामयाब करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात, मगर हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो हमारे कई दफा ये बेस बन जाता है कि जी PSL इज द बेस, जहां से हमने लड़के उठाने उसको हमें खत्म करना है। ये मेरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद कई 2-3 दफा ऐसी मीटिंग्स में बैठा जहां मुझे एहसास हुआ कि जो सारा कुछ डेटा है वो यहाँ से जनरेट होता है PSL से, ये नहीं होना चाहिए। तो आपका सिकंदर कहने का मतलब क्या ये है कि व्हेन वी वॉच PSL तो हमें उस नजर से नहीं देखना चाहिए कि ये बड़ा अच्छा खेल रहा है या वो, एंड दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल टीम? That's what you are saying? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो उसके अंदर अगर ऐसी चीज हो, अगर आपने इसको बेस जो होती है 4 दिन की क्रिकेट होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अकेला नहीं कह रहा, अब पाकिस्तान के जितने बड़े सुपरस्टार्स जो टीवी पे बैठते हैं, सुपरस्टार्स, वो सब ये बात कर रहे हैं कि इन लड़कों को जाकर खेलना चाहिए। तो मुझे क्रिकेट बोर्ड को मैं तो सिर्फ एडवाइस ही कर सकता हूँ या बैठ के, कि मैं चाहता हूँ अगर आपने PSL को बेस ही बनाना है तो फिर आप मेक श्योर कि जो कैप्टन हो पाकिस्तानी हो, ताकि हम कैप्टन को डेवलप करें, हम उनको देखें कि हमारे पास हैं कौन। अब जो कैप्टन है बाबर आजम तो बिल्कुल मतलब है कि फेल हो चुके हैं एज अ कैप्टन ऑफ द T20, उसका रिजवान का भी कोई चांस नहीं है। साउथ शकील एक वाहिद बंदे हैं कि जो वापस आए, और उसके अलावा शाहीन जो है वो हमारे इस वक्त करंट जो है T20 के कैप्टन है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड का है ना टूर्नामेंट, क्रिकेट बोर्ड चाहे तो फ्रेंचाइज से बात कर सकता है, नंबर 1 के इसमें कैप्टन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी हो, नए लड़के हों। अच्छा सिकू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि हम एज ए वाइस कैप्टन अपने नौजवानों का इंटरनेशनल कैप्टन्स के साथ, लड़कों के साथ, प्लेयर्स के साथ एक्सपीरियंस शुरू करा सकें, ताकि तजर्बा हासिल हो, सीखें, और मे बी इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट हम साइम की बात कर रहे थे कि साइम हमें मे बी इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट हमें कप्तान नजर आए हैदराबाद के लिए या सम अदर टीम। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब्दुल्ला, जब मैं उधर मीटिंग्स में 1-2 दफा बैठा, लोग वो बुरा ना मनाए PCB के, जी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमें माइक हैसन ने मना कर दिया और उन्होंने नकवी साहब के सामने मना किया कि जी हमें वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? हमें अगर कैप्टन डेवलप करना है तो हमें कैप्टन को के साथ वाइस कैप्टन रखना है और उसको मौका देना है कि जी वो बीच में कभी कभार कप्तानी करे, ताकि हमें पता तो लगे किसमें कितना पोटेंशियल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर अगर हमने PSL को एज अ लीडिंग फ्रंट रखना है कि जी, उसके अलावा हमने ये देखना है कि इसमें वो लड़के जिनकी उम्रें 38, 36 हो गई हैं, कभी पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे,
क्या उन्हें हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरी राय है। वो हो सकता है मैं गलत हूँ, लोग। अच्छा, वी डू हैव एग्जांपल्स फ्रॉम द पास्ट एज वेल, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, के जमाने में इंतजाम थे, आई बिलीव, और मोइन खान भी, और एक और भी मोइन खान के जमाने में इंतजाम भी थे, तो वी डू हैव, और यूनुस खान भी, यूनुस खान लेटर। देखिए, अब देखिए, पिछले साल शोएब मलिक खेले, क्या जरूरत थी? मतलब क्रिकेट बोर्ड उनको रोक सकता था, अब फ्रेंचाइज को कह सकता था। 2 मैच खेले, वो फेल हुए, निकल गए, फिर उसके बाद अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, वैसे क्रिकेट बोर्ड हर जगह क्या इंटरवीन करे फ्रेंचाइजेस के मामले में? देखिए, ये एक प्रोडक्ट अगर आपकी अपनी है, एक ड्रामा बनता है ना, वो प्रोडक्शन हाउस का जो होता है वो उसमें तब्दीलियां कर सकता है, स्टोरी के अंदर, चीजों के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर। तो इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के हाथ में सर हर चीज। तो ये मेरी एडवाइस है, बाकी उनकी मर्जी है, और वो प्ले जो चलिए, तो फिर तो ठीक है। आज के मैच की बात करें ना, थोड़ा सा हमें जरा एक्साइटमेंट हमने बिल्ड करनी है। की फॉर्मेशन आपके सामने है, लाहौर कलंदर तो लाहौर कलंदर ही है। Which team looks stronger to you, सिकंदर? अच्छा, देखिए, मैंने कल से बैठ के शुरू कर दिया टीमों का तकाबली जायजा। हाँ, ब्रेकअप। अब देखिए, मैंने जो बनाया ना लाहौर कलंदर के, उसमें एक ही पेज के अंदर 4-6 लाइनों के अंदर मैंने उसको बना लिया, इसलिए कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस, 10 साल से खेल रहे हैं, 3 साल के चैंपियन हैं, और बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। बगैर ये नहीं कि वो हमारे मीडिया पार्टनर है, मगर हकीकत में अगर किसी फ्रेंचाइज ने काम किया तो वो लाहौर कलंदर ने किया। तो उनकी एक टीम है, और दूसरी तरफ मैंने हैदराबाद की जो किंग्समैन है उसकी टीम का मैंने लिखा, तो वो पूरा पेज भर गया, इसलिए कि उसमें कई नए लोग आए हैं, ऐसे बच्चे जिनको मैं नहीं जानता, उनके मैंने नाम लिखे। इन्होंने एक हैदराबाद किंग्समैन ने जो बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अंडर-19 के जो रिजवान है, अहमद हुसैन है, इन लड़कों को रखा है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं फिर एडवाइस करूंगा पीसीबी को, मेरा काम ही यही है, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी पावर नहीं है कि अंडर-19 के बच्चों को इसमें। चलिए जी, कलंदरों का तो वैसे रंग भी लाल ही होता है, वैसे मैंने देखा है बड़े लाल थे बीच में। सिकंदर, we got it. Thank you so much. Enjoy the match and we'll talk about it tomorrow. और ये जो के सारे वो शॉट था ना जिसमें 8 कप्तान बैठे हुए थे, तो 3 ने तो लाल पहने हुए थे, एक जरा डार्कर था, एक लाइटर था। ये क्या चल रहा है? क्या रंगों की कमी हो गई थी क्या? I'm just trying to recall, मेरे पास वीडियो है कि वो जो इन्फिनिटी में रेड रूबी है, वो किसके साथ? लाहौर, वो किसी का था रेड रूबी, किसका था? के साथ ही है, I believe एसोसिएटेड। दिखाएं दोबारा लाइन, जल्दी से। नजर नहीं आएगा इस तरह फुटेज में, वो हमें जो ज़ीशान भाई एक्सप्लेन कर रहे थे ना, उसमें है वो, you know, in the explanation of it. अच्छा, ये कपड़े तो नजर आ रहे हैं ना सारों के, तो इसी तरह ही देख लो। वो रेड में ये तो इस्लामाबाद वाला रेड था, ठीक है, ये तो इस्लामाबाद वाला हो गया। ये ऑरेंज, ऑरेंज पिंडी है ना, ऑरेंज इज पिंडी, क्योंकि ऑब्वियसली रिजवान है बीच में। नहीं, एक डार्क रेड भी तो था, ये लेफ्ट पे, नहीं मरून, ये मरून। अच्छा, सारे कलर्स हमने आपको दोबारा दिखा दिए हैं। हैदराबाद किंग्स के हैं, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। ऑलराइट, गॉट इट, बट आई थिंक दे वर मोर कलर्स, यू नो, इन द स्पेक्ट्रम। तो खुशबू आ रही थी ना, खा रही हैं, खाना पड़ गया, कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब खुशबू आ गई है, तो मैं क्या करूं? वो रूह में बसती है, दिमाग में नहीं बसती। You have to have a bite and then get it out of your system, वरना वो फिर फंसा हुआ था। अच्छा, बताइए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द मौजूदा हालात, अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग से ग्लोबल मार्केट में आपको पता है जलजला तारी ही है, बस हिल रही है मार्केट, नहीं उसको स्टेबिलिटी कहीं नहीं आती हुई नजर आ रही। स्टॉक मार्केट्स हो, तेल और सोने की आलमी तिजारत हो, शदीद किस्म के उतार चढ़ाव की जद में है। एक दिन में हालात कुछ और होते हैं, दूसरे दिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सोना कितना नीचे आया था, फिर अगले दिन फिर चढ़ गया। ग्लोबल मार्केट शायद ही इतनी वॉलेटाइल या इतनी गैर मुस्तहकम या इतनी अनप्रेडिक्टेबल, इतने करीबी या अभी माजी करीब में तो नहीं देखी हमने। अच्छा, 3 दिन पहले आपको बता दें कि सोने की कीमतों में अचानक बड़ी कमी हो गई और पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत जो थी ना, वो थी कितनी हो गई थी? 43,600 रुपीज कम होकर 4,47,762 रुपए पे, जहाँ 5 लाख से ऊपर थी बात। मगर कल फिर इसमें 15,000 फी तोला का इजाफा हुआ है। इसकी वजह आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $150 का इजाफा था। हजारों की बात हो रही है। तेल की कीमतों का भी यही आलम है, कभी $100 फी बैरल तो कभी $90 से भी नीचे चली जाती हैं। इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पूरी दुनिया और खासतौर पर जनूबी एशियाई ममालिक को ज्यादा मुतासर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। हुकूमतों ने पेट्रोल के सौदे एडवांस में करते हुए आपको पता है बुक भी करने की कोशिश की, और हालात ये हैं कि हुकूमतों के लिए ये फैसला भी करना मुश्किल हो रहा है कि सौदे के लिए कौन सा बेहतर वक्त है। ये परेशानी सिर्फ तेल और गैस या तवानाई सेक्टर से महदूद नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स का उतार चढ़ाव
फर्टिलाइजर, खुराक, फिर ज़राअत, बिल्कुल एविएशन, तरक्याती मंसूबे, ट्रांसपोर्टेशन, सरमायाकार, यू नेम इट, इट इज अफेक्टिंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। डॉक्टर खाकान नजीब साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के। दैट्स राइट। डॉक्टर खाकान, सबसे पहले तो ये बताएं कि खित्ते के हालात जो है ना वो पूरी ग्लोबल मार्केट को बुरी तरह मुतासिर भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी मईशत पर अब तक इसके कितने तबाहकुन असरात पड़े हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये भी बताएं कि हुकूमत को इन हालात में क्या इकदाम उठाने चाहिए जो नागुज़ीर हैं, जो करने ही पड़ेंगे। देखिए, एक तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये 27 फरवरी को शुरू हुआ था, ये डिटरमिन करेगा कि कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान पर और दुनिया की मईशतों पर होता है। चैनल्स वही हैं जो दुनिया में हैं इम्पैक्ट के। एक तो ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। एक ये है कि पाकिस्तान में कुछ स्पेसिफिक चैनल्स हैं, रेमिटेंस का चैनल है, शॉर्ट रन में तो मेरा ख्याल है कि नहीं इम्पैक्ट होगी, पर आने वाले दिनों में, सो लेट्स लुक एट इट, 22 अरब डॉलर की तकरीबन यानी कि 55% जो हमारी आती है रेमिटेंस वो गल्फ एरिया से आती है, राइट, मिडल ईस्ट से आती है। ये अगर 1-2 बिलियन डॉलर भी इम्पैक्ट होती है आने वाले दिनों में, तो इसका मतलब है कि ये करंट अकाउंट पे प्रेशर आ रहा है। सो ये एक इम्पैक्ट है। याद रखिए कि 65 लाख लोग वहाँ काम करते हैं और ये 7-8 साल के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर नई जॉब्स उस तरह नहीं क्रिएट होती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आती, तो देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन न्यू पीपल गोइंग देयर। इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स 55 रुपए जब फ्यूल की कीमत बढ़ती है, डिमांड उस तरह कम नहीं होती, बिकॉज हमने उस तरह के शायद डिमांड मेजर्स शुरू में नहीं लिए, फिर बाद में 11वें दिन आके लिए। तो एक फ्यूल का प्राइस पास थ्रू का इफेक्ट है, फूड पे है, ट्रांसपोर्ट पे है। इसको इस तरह देखिए कि मेरा ख्याल है कि अगर 7% फरवरी की ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन थी, तो हम नियर डबल डिजिट इन द शॉर्ट रन टेस्ट कर सकते हैं और ये कुछ महीने रह सकता है। फिर ये पास थ्रू अगर गुजर जाता है और मैक्रो स्टेबिलिटी रहती है, तो देन वी कैन फॉल बैक इनटू सिंगल डिजिट्स। देखिए, हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है शॉर्ट रन में, डिमांड आपके हाथ में है। मैं बार बार समझाता हूं कि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के हाथ में डिमांड मैनेजमेंट है। मैं इसमें मशवरा ये देता हूं, और ये मैंने तो डे 3 पे ये ट्वीट कर दिया था, वही तकरीबन मेजर्स IEA, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने लिखे हैं कि फ्यूल डिमांड को कैसे आपने रिमोट वर्क और बाकी चीज़ों से, कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्पीड लिमिट्स, यानी कि एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसको बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी बात यह कि हुकूमत कुछ डायरेक्ट सब्सिडीज पे चली जाए। डोंट सब्सिडाइज पेट्रोल, सब्सिडाइज पीपल, ये मैं हमेशा समझाता हूँ। अच्छा, अब सोना, तेल, स्टॉक मार्केट सब बेयकीनी का शिकार हैं। अब ऐसी सूरत में दूरस प्लानिंग तो नहीं की जा सकती, सो क्या करना चाहिए इंडिविजुअली भी, इदारों को भी, हुकूमतों को भी? देखिए, असल बात ही दूरस प्लानिंग की है। जहां पे खड़े हैं वहां क्यों खड़े हैं? क्योंकि आपने दूरस प्लानिंग जो है वो नहीं की थी। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये सोचना है ना कि जब इस वॉर में गए तो कितने दिन के रिजर्व्स थे आपके पास? आपके पास 28 दिन के रिजर्व्स थे। हमें उस वक्त भी ये बात मालूम थी कि हमें रिजर्व्स का जो बिल्डअप है वो 3 माह तक करना है। हमें ये भी मालूम था कि हम ट्रांसपोर्ट का जो फ्रेट है, सारा जो सब्जियां हैं, जो इन सब चीज़ों को कैरी करते हैं, ये किस पे कैरी कर रहे हैं? ये हम नेशनल हाईवेज पे इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे कैरी कर रहे हैं। इसको रोड से रेल पे शिफ्ट करना है। यही वक्त ही दूरस प्लानिंग का है। आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। 90 दिन के रिजर्व्स भी बिल्ड किए जा सकते थे, और फिर आपकी जो एक्सपैंड योर थर्कोल, योर गैस ऑप्टिमाइजेशन, योर सोलर, योर विंड, सो दैट आप इंडिजनाइजेशन पे जाएं। अभी भी जो बचत आ रही है वो कहाँ से आ रही है कि आज से 5 साल पहले 35% LNG पे बिजली बनती थी, आज 15% पे बनती है। सो आप you're doing better off। क्यों better off? क्योंकि सोलर आया आपके पास। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, EV फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द वे फॉरवर्ड। चाइना, आप अपने दोस्त को कहते हैं ना, उसने एग्जैक्टली यही किया। सो आप रिड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे अपना। इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी, आई मीन मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। एनर्जी एफिशिएंसी इज द बेस्ट एनर्जी पॉलिसी, सो थिंक थ्रू दैट। एनर्जी इंपोर्ट सोर्सेज
कतर से आगे चलें, को लॉन्ग टर्म LNG एंड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स विद मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए, ये भी पता लग गया है, ताकि जो जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर है उसको कम किया जा सके। फिर मैं बार बार कहता हूं कि सिटीज को जब तक प्लान नहीं करेंगे विच गो वर्टिकल एंड विच हैव मास ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। और फिर जो फ्यूल मैनेजमेंट है, जिसको डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि अब भी मैं सुनता हूँ कि डैशबोर्ड बन रहे हैं जिसपे हमें ये पता लगेगा। 78 साल में आज We got that। ये बताएं, obviously we want to know about Pakistan as well, कि अगर आज भी जंग खत्म हो जाती है तो ग्लोबल मार्केट को मामूल पर आने में आपको क्या लगता है कि कितना वक्त लग सकता है, और खास तौर पर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकलने में कितना वक्त यू फोरसी? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह से है कि पहले तो पाकिस्तान को इंश्योर करना है कि इस साल का जो बजट है ना वो स्ट्रक्चरली बता रहा हो कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट किस चीज़ का नाम है। जो काम वफाक के करने का नहीं है वो ना कीजिए, जो सब्जेक्ट्स नीचे देने के हैं उसके पैसे दीजिए, PSDP में जो काम नहीं करने के वो कीजिए। सो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बजट मेकिंग में बहुत कम टाइम रह गया है, जून में बजट आ जाता है। इसके साथ साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके इंश्योर कीजिए, और आई एम श्योर कि वो नंबर्स बनाना मुश्किल होंगे इस वक्त भी, एक्सचेंज रेट क्या लेना है, फिस्कल के नंबर्स क्या होंगे। आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टॉक्स को इन वीक्स, अगर ये आज जो पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं और आगे बढ़ रही है कि 15 नुकात अमेरिका की तरफ से आए, ईरान ने कुछ नुकात दिए, एंड इसमें वी मस्ट से वेरी वेल डन टू द पाकिस्तान अथॉरिटीज, टू बोथ सिविल एंड द मिलिट्री, द वे द डिप्लोमेसी में महवर बनकर आया है पाकिस्तान सामने। सो अगर ये हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड फिर भी रहेंगी, ये फाइनेंशियल मार्केट स्टेबलाइज कर जाएंगी, पर ऑयल मार्केट्स विल टेक 2 to 4 months 6 months, बिकॉज देखिए ना, कतर में जो डैमेज हुआ है वो तो 3 साल में वापस आना है। इसी तरह रिफाइनरीज का है, सप्लाई चेन्स जो है वो हो सकता है 4 से 8 माह लें स्टेबलाइज करने में। सो एक तो आपने वक्त पूछा, मैक्रो स्टेबलाइजेशन जो पाकिस्तान की है जो कि फ्रेजाइल हो जाती है, उसको ऐसा नहीं है कि पलक झपकते ही या 1-2 हफ्ते में चीजें होना शुरू हो ऐसा तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इतने साल भी। और जो कतर में आपको पता है रास लफान वाला इशू हुआ और उसके बाद जो गैस प्रोडक्शन मुतासिर हुई, they have said कि it would at least take 3 years for us to get back to our thank you Dr. Khaqan Najib for being with us। अभी हमें जल्दी से how is it going? Okay। क्यों अंग्रेजी ऑफ हो गई थी? नहीं ठीक है, how is it going? अच्छा, पूछना आपसे ये था कि जहाँ से इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, wherever you are, please do write into us and tell us about the मौसम in your city। I'm very invested, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मुझे पता चले, क्योंकि हमारा अच्छा है ना, तो I want to talk about it। ये जो कमिंग वीकेंड है ना, इस पे जाहिर है बारिश की पेशगोई है ही अक्रॉस द कंट्री। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने इन हालात से कैसे नबर्द आजमा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये लफ्ज, मुझे नहीं कभी समझते, और मुझे टंग ट्विस्टर क्या व्हाट नबर्द आजमा, नबर्द आजमा नहीं, मुझसे नहीं होगा। How we dealing with it basically? So just say how we are dealing with it, why make it so complicated? So कोई शक नहीं है, छोड़ दो, शुक तो हो ही गया सारा कुछ, लेकिन कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के फौरी माशी असरात अगर सबसे ज्यादा किसी मुल्क पर पड़े हैं तो वो पाकिस्तान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, मजमूई तौर पर महंगाई बढ़ने की वजह बन रहा है, और मुहिम भी चल रही है। हाँ, उसके तहत आपको पता है कि हुकूमत ने कौमी खजाने पर बोझ कम करने की कोशिशें की हैं, मगर जराए बता रहे हैं कि हुकूमत अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है ताकि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो मजीद ना बढ़ाई जाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कल इस फैसले की तस्दीक भी कर दी है, और इस कटौती के बाद तरक्याती बजट 1000 अरब से कम होकर अब 900 अरब रुपए रह गया। अच्छा, ज़राए बता रहे हैं कि अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम एक मीटिंग भी की है, और इस मीटिंग में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक थे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत आपको लगता है दी गई थी? पूछ लेते हैं, चलें। स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत भी हुई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को दरपेश मुमकिन मसाइल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ की है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग।
सबसे पहले तो हम ये बात कर लें, ज़ाहिर है स्मार्ट लॉकडाउन जो इकोनॉमिक मेजर्स लिए जा रहे हैं, तरक्याती बजट में कमी की जा रही है, उस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में ग्लोबल हेडलाइंस, दुनिया के मोतबर तरीन जरीदों ने पाकिस्तान का नाम कोट किया अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंगबंदी या मुज़ाकरात को लेकर। अब क्या ऐसी सूरत बाकी है कि ये इम्कान स्टिल मौजूद है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में कंडक्ट हो सकें, क्योंकि यही बताया जा रहा था कि अभी इतना हमें पुरुम्मीद नहीं होना चाहिए कंसिडरिंग कि ईरान ने अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी हैं और अपने निकात सामने रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑब्वियसली जो पाकिस्तान है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो शामिल है और दोनों ममालिक के अंदर एक राब्ता कायम करने की या बैक एंड फोर्थ डिप्लोमेसी कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि हम इस खित्ते में अमन लेके आएँ। तो मुज़ाकरात का पहले दिन कामयाब हो जाना ये ज़रूरी नहीं है, और जिस तरह का एक डिस्ट्रस्ट ईरान के अंदर है रिगार्डिंग अमेरिकन सिचुएशन वो उनका इजहार वो करते रहते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और CDF जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकें वो करें। तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है और लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ना हो उनकी तरफ से भी कोई, या US या ईरान, उनकी तरफ से भी कोई इंटरेस्ट है इस चीज़ में दैट वी वुड लाइक यू टू मीडिएट और हमारी एक बातचीत करवाएं, या ये फिर हमारी ख्वाहिश है कि हम कर सकते हैं? देखें, ये तो आपने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की जो है वो स्टेटमेंट कुछ दिन पहले सुनी कि किस तरह उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट का जो है उसको एक्नॉलेज किया। और इसी तरीके से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ट्वीट को रीट्वीट किया। तो ये एक पाकिस्तान की यूनिक सिचुएशन है जहां हम लोग इस एक जो है वो वी कैन प्ले अ रोल। तो ये ऐसे नहीं है कि जो है दोनों साइड्स इत्तेफाक करती हैं पाकिस्तान पे, तो बैक एंड फोर्थ पैगामात भी हो रहे हैं। डू वी सी एनी मीटिंग हैपनिंग इन इस्लामाबाद एनी टाइम सून? तो अगर देखिए, इसको तो आई वुड नॉट लाइक टू प्रेडिक्ट अंटिल इट हैपेंस। तो बहरहाल पाकिस्तान एक एक्टिव रोल अदा कर रहा है खित्ते में अमन लाने की। अच्छा जी, अब जरा अपने मेजर्स पे आ जाते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही थी राना साहब, व्हाट डू वी मीन बाय स्मार्ट लॉकडाउन? अब जो हालात और एक तो पहले एक बात हो चुकी थी स्कूलों का जरा एक्सटेंडेड बंद होना या फिर वर्क फ्रॉम होम वाली बातें, अब मजीद क्या सोचा जा रहा है और किस तरह इन्फोर्स होगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी जो उन्होंने तश्कील दी है जिसमें सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं और सूबे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो पेट्रोलियम प्राइसेस को डेली बेसिस पे मॉनिटर करती है और फिर मुख्तलिफ तजावीज़ उसके अंदर आती हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है, लेकिन अभी कोई फाइनल प्लान लॉन्च नहीं हुआ कि कोई स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है या आप जो है फ्यूल की राशनिंग करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां की जा रही हैं कि अगर हमें ये करना पड़ा तो वी शुड बी रेडी। अब जिस तरह पेट्रोल राशनिंग के हवाले से IT मिनिस्ट्री ने एक ऐप तैयार कर ली है, उसका एक अगर उसको डिप्लॉय करना पड़ा उसका मैकेनिज्म मौजूद है जो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए होगा, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया। वो फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर सूबों के साथ मुशावरत के साथ लिया जाएगा। बहरहाल देखें, अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर ऑस्टेरिटी फंड है उससे 27 अरब रुपए रिलीज कर दिए गए हैं जो प्राइस डिफरेंशियल क्रिएट हुआ था। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग अराउंड 75 रुपीज पेट्रोल के अंदर प्राइसेस का डिफरेंशियल है और 175 रुपीज का डिफरेंशियल जो है वो डीजल की प्राइसेस में है, जो हुकूमत ने अब्जॉर्ब किया हुआ है। ये कोई आसान अमल नहीं है, मगर ये जाहिर है इसकी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई भी नहीं की जा सकती। सो हाउ वी डीलिंग विद इट आगे गोइंग फॉरवर्ड? कब तक ये आप एब्जॉर्ब करते रहेंगे? क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। इससे पहले आपको याद है एक दफ़ा सब्सिडी पेट्रोल पर दी गई थी और उससे हमें क्या कुछ भुगतना पड़ा था, नुकसान हुआ था, वो भी सबके सामने। देखें, ऑब्वियसली ये आसान दोनों फैसले बहुत मुश्किल हैं। या अगर आप पास ऑन करते हैं तो एक महंगाई की लहर आती है और उससे भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, और अगर आप इसको सब्सिडाइज करते हैं तो आप उसको कितनी देर तक सब्सिडाइज करते रहेंगे। तो ये हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि ये मुश्किल सिचुएशन है और दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं
आपने हालिया तौर पे इमेजेस देखे होंगे पेट्रोल शॉर्टेजेस के हमारे हमसाए मुल्क के अंदर, और दीगर प्रॉब्लम्स, मुश्किल हालात जो है वो दीगर मुल्क फेस कर रहे हैं। तो अभी तो हमने बिल्कुल जो कंजर्वेशन के जो मेजर्स लिए हैं, एक उस सेविंग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको फंड करने के लिए। फिर आपने रिसेंटली अभी खुद मेंशन किया कि पीएसडीपी को जो है वो 100 बिलियन का कट लगाया गया है, और मुख्तलिफ वजारतों ने अपने फंड्स को सरेंडर किया है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस 100 बिलियन के अंदर। अब ऑब्वियसली एक उसका इम्पैक्ट है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो उससे हर्ट होते हैं, जो कि या डिले होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे हम कम अज कम इस टाइम फ्रेम के अंदर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि हम इस महंगाई के लहर को आने से रोकें। और ये आपने ठीक कहा कि जी राना साहब ये भी बताइएगा, वी वांट टू नो अबाउट द मीटिंग जो कि वजीर आजम की कल हुई है, जिसमें बिलावल भुट्टो भी थे और वजीर आला सिंध, वजीर आला बलोचिस्तान। दो बातें, क्या वजीर आला केपी को भी दावत दी गई थी इस मीटिंग में, और फिर क्या बातचीत हुई? देखिए ऑब्वियसली इसके अंदर ये जो करंट सिचुएशन जो डेवलप हुई है इकोनॉमिकली भी, और जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, और जो प्रोविंशियल हमें सपोर्ट चाहिए है, वो दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दीज मीटिंग्स के, जिसके अंदर हम बिल्कुल ये समझते हैं कि सूबे जो हैं उनके पास अगर ज़रूरत पड़ी, देखें इस वक्त सिनारियो प्लानिंग हो रही है, ये फेडरल गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है और वो सिनारियो प्लानिंग करके हर किस्म की कंटिजेंसीज को मेक श्योर कर रही है कि अगर हमें डिप्लॉय करना पड़े तो हम रेडी हों, और कोई हमें फौरी तो तैयारी पूरी की जा रही है और सूबों को इन लूप लिया जा रहा है। जी तो सूबों को इन लूप लेंगे तो केपी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूबा है इस लिहाज से भी देखा जाए, तो उनके वजीर आला कहाँ थे? देखिए मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनसे भी मुलाकात हो जाए, लेकिन यार रीचिंग आउट टू एवरीवन, ऐसा नहीं है कि हम एक को नहीं रीच आउट करें, सबसे राब्ता है, सबको रीच आउट किया जा रहा है, और मुशावरत के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, मुशावरत किन चीजों पे हो रही है वो आप शेयर कर सकते हैं हमसे? हाउ आर वी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड? क्या हमने दुकानों की हमने कोई टाइमिंग सेट की है? हमने ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम भी किया हुआ है, हमने स्कूल्स भी ऑनलाइन कर दिए हैं, क्या कर सकते हैं, क्या तजावीज़ हैं? और पहले कहना है जस्ट ऐड राना साहब के पहले तो जरा ईद आ रही थी और ताजरों से भी ऑब्वियसली उस तरह एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती थी, और आवाम से भी आई गेस, लेकिन अब वो सब कुछ हो गया है। सो वेयर डू वी स्टैंड नाउ? देखिए ऑब्वियसली ये सारा जो आपने बातें की हैं, सूबों के पास ये अथॉरिटी है और उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने टाइमिंग्स को जो है वो उसके अंदर इंटरवेंशन करनी है, मार्केट्स के टाइमिंग्स हो गए, आपकी कार पूलिंग होगी, एसी यूजेज हो गई, जो आपकी गवर्नमेंट के अदारे हैं, बहुत सारे इसी तरह जो पेट्रोल राशनिंग होगी, उसमें भी आप सूबों को इन कॉन्फिडेंस लेंगे कि ये हम करने जा रहे हैं और इसका मैकेनिज्म ऐसे होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबों ने करनी है। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर डिस्कशन करी है, और इसका मकसद एक ही है कि हम इसको चीज़ों को मैनेज कर सकें, इस मुश्किल वक्त को मैनेज कर सकें, अवाम के ऊपर बेइंतहा बोझ ना आए, और उसको कैसे हम जो है ईज आउट कर सकते हैं अवाम के लिए। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, प्लानिंग हो रही है। इन चीज़ों को अगर हमें फौरी तौर पे डिप्लॉय करना हुआ तो हम रेडी हों, सूबे रेडी हों, सूबों के कंसर्न्स हम सुन लें। तो ये सारी चीज़ें इसी मकसद के तहत हो रही हैं। अच्छा, आगे एग्जाम्स भी आपको पता आते हैं, फिर ओ लेवल्स ए लेवल्स के भी बच्चों के पेपर्स आते हैं। कोविड में हमने देखा था वो आगे पीछे हुए थे। सो अब जाहिर है ये यूनिक टू पाकिस्तान तो नहीं है, ये हालात दुनिया के लिए ही हैं। सो क्या उस ज़मीन में भी आपको लगता है कोई चेंजेस होंगी? देखिए ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के एग्जाम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो उसके लिए जो है वो स्पेस क्रिएट, अभी तो देखें अभी टाइम मौजूद है। उम्मीद तो ये है कि ये चीज़ें पहले सेटल हो जाएं, लेकिन हम इनकी तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को या एक्सटेंशन ऑफ क्राइसिस के मुताबिक अगर ये चीज़ें डिले होती हैं, ज़्यादा हफ्ते 2, 4, 5 हफ्ते और भी चलते हैं, तो उसकी भी तैयारी हुकूमत जो है वो कर रही है और सूबों के साथ मिलकर कर रही है, और एक कंसेंसस बिल्डिंग भी हो रही है, और सारों को एक ग्रुप में लाके चीजों को आगे लेके जाया जाएगा। अच्छा, एक मिनट जरा, हाई ऑक्टेन पे सब्सिडी बढ़ाया, वो हाई ऑक्टेन पे आपने बढ़ाया पीडीएल, और जाहिर है वो कई गुना महंगा मिल, और फिर ये ऐसी भी कुछ बातें हुई कि सरकारी जो सारी ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां वगैरह हैं उनमें हाई ऑक्टेन बिल्कुल भी नहीं डलेगा। जी देखिए, वैसे ही बड़ी लिमिटेड गाड़ियां होती हैं जिनमें हाई ऑक्टेन डलता है,
और ऑब्वियसली वो डिग्निटरीज के लिए होती हैं या कोई अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनके पास होती हैं ये गाड़ियां, तो ये कोई तो बिल्कुल ये तो राना साहब इसलिए इससे यही सवाल जन्म लेता है कि इससे हमें क्या फायदा हुआ हासिल। जो लोग बाय चॉइस डलवा भी रहे थे, अब वो लोग भी नॉर्मल जो सुपर पेट्रोल मिल रहा होता है उस पे शिफ्ट हो गए हैं। सो इस पे बढ़ाने से ऑलरेडी इसकी कंजम्पशन कम हो गई और जो ऑलरेडी रेवेन्यू आ रहा था उसमें भी कमी हो गई। देखें, ये गवर्नमेंट का ये हदफ था कि इसकी कंजम्पशन कम हो, और क्योंकि ये फ्यूल ऑफ द रिच है तो इसको हम इसके ऊपर हम बर्डन डाल सकते हैं, तो वो बर्डन पास ऑन किया। और अगर इसकी कंजम्पशन कम होती है तो ये भी एक अहदाफ है जो गवर्नमेंट अचीव करती है कि आपकी जो इम्पोर्ट है उसमें कोई कमी पेशी होगी। तो देखें, ये आप तो अब गवर्नमेंट इस क्राइसिस सिचुएशन में जो भी इकदाम लेंगे, अगर हम मिसाल के तौर पे प्राइसेस बढ़ा देते हैं डीजल और पेट्रोल की, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि ये हमें प्राइसेस को होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें पास ऑन कर देना चाहिए, तो उसकी एक अलग तनकीद होगी। और अगर हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं पीएचडीपी के साथ, फंडेड सब्सिडी दे रहे हैं या कंजर्वेशन से उसको कर रहे हैं, तो उसकी भी तनकीद होगी कि आप कितनी देर तक कर सकते हैं। तो देयर इज नो राइट चॉइस, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। We understand these are difficult choices, but you have to understand, we have to still ask you, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वाली जो बात है उसमें सरकारी दफातर जो हैं वो अभी कन्वर्ट हो गए हैं वर्क फ्रॉम होम, या फिर वो अभी सोचा जा रहा है? और फिर प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं उनके हवाले से क्या डायरेक्टिव है? देखें, 4 डेज वर्क ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, फेडरल गवर्नमेंट कर चुकी है, और बाकी भी जो डेज हैं उसके अंदर जो एसेंशियल ऑफिसर्स हैं वो उनको जो है वो स्केड्यूल दे दिया गया है। तो एक दिन वो लोग आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नेसेसरी हो, बाकियों को फिर वर्क फ्रॉम होम की ये इम्प्लीमेंटेड है, इट इज एक्चुअली वर्किंग नाउ, सो 4 डेज एट ऑफिस एंड द रेस्ट एट होम। जी, ये भी इम्प्लीमेंटेड है। जो फ्यूल कट होना था वो भी इम्प्लीमेंटेड है, 50% कटौती ऑल अक्रॉस, ये भी इम्प्लीमेंटेड है। 60% जो गाड़ियां ग्राउंड होनी थी ये भी इम्प्लीमेंटेड है। इस टोटली प्राइम मिनिस्टर के जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस द लास्ट मेनी डेज। जब से वो अनाउंसमेंट हुई थी उसके नेक्स्ट डे ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई थी, एंड दे आर फुली इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। That's it. और मतलब आप अपनी अपनी कोशिश कर सकते हैं कि हाउ टू कंजर्व इफ यू आर, लेकिन जिस तरह राना साहब ने कहा था कि सूबों का अपना ऑब्वियसली डिसीजन है कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ऑल दैट। सो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद राशिद नकवी साहब, सहाफ़ी हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, जो ज़ाहिर सूरत हाल है उसमें बात करेंगे। राशिद साहब, जंगबंदी की बातें भी हो ही रही हैं, सबसे पहले तो यही बताइए कि ईरान में इन मुज़ाकरात को लेकर पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? क्या लोग चाहते हैं कि जंग अब जल्द ख़त्म हो जाए? ज़ाहिर है जंग तो जंगी होती है और हर शख्स उससे मुतासर हो रहा होता है, तकलीफ में होता है। इनफैक्ट अवाम जो है वो शदीद गुस्से में इस तरह की किसी छोटी मोटी जंगबंदी को कबूल नहीं करेंगे। वो एक परमानेंट बुनियादों पे जो है उनका जो मुतालबा है कि अब ऐसा ना हो कि अभी सीज फायर हो जाए, फिर 1 महीने 2 महीने के बाद फिर ट्रंप साहब को और गासिब सिमी हुकूमत को और नेतन्याहू को और उनके इत्तेहादियों को फिर जो है वो दोबारा चढ़ दौड़े और फिर हम लोग का सिलसिला शुरू हो जाए। तो ईरानी अवाम के सेंटिमेंट्स बिल्कुल इस वक्त जो है वो मुआहदे की तरफ है, लेकिन वो मुआहदा ऐसा मुआहदा कि जो उन्हें मुकम्मल अमन की तरफ ले जाए और उसमें सैंक्शंस का खात्मा है। उन पे जो इस वक्त आलमी सतह पे उन पे पाबंदियाँ हैं जो अमेरिका और उनके हवारियों की तरफ से जो मुख्तलिफ तरह के उनके खिलाफ नाकाबंदी है, मुश्किलात हैं, उनको सियासी तन्हाई में डाला जाता है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, उनके जो तरक्याती प्रोग्राम हैं उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं, उनके पुराने नेगेटिव प्रोग्राम को मुतनाज़िब बना के पेश किया जाता है, उनके साइंसदानों को कत्ल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं और ईरानी अवाम यकीनन इस वक्त एक लंबी जंग के लिए भी तैयार हैं और इस उन्वान से भी उनकी ख्वाहिश है कि अगर अब अमन हो तो वो परमानेंट बुनियादों पे हो, ऐसा ना हो कि वो बस वक्ती तौर पे बैठें और पहले की तरह जैसे 2 दफ़ा उनके साथ हुआ है कि दोनों दफ़ा वो मुज़ाकरात में बैठे और दोनों दफ़ा उन पर फिर ऐन मुज़ाकरात के
दरमियान उनको जहरियत का दिखाया गया। डेफिनेटली दैट्स अंडरस्टैंडेबल कि अब कोई बातचीत हो तो वो कोई ऑथेंटिक किस्म की हो और उसका कोई मीनिंगफुल बात भी हो उसके अंदर। नकवी साहब, ईरान पर इस वक्त ऑब्वियसली वी नो कि अभी भी हमले जारी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह तबाह हुआ है, तो ये बताएं कि बिजली, गैस, पेट्रोल, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें वगैरह होती हैं आवाम को दस्तयाब है? ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जो है वो उन्होंने बड़ी बड़ी जिस शख्सियात की जो है वो कुर्बानी पेश की है, वो सुप्रीम लीडर से लेके बड़े बड़े फौजी कमांडर भी शहीद हुए हैं। अवाम भी एक 10 रोज़ा यानी क्या मैं इसको कहूँ कि शीरखार बच्चे से लेके और बूढ़े तक, औरतें, बच्चे सब जो है वो इसमें इस जंग का निशाना बनी है। और हम देख रहे हैं कि जो अभी तक जो फिगर यहाँ के सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं, तकरीबन 86,000 87,000 के करीब रिहायशी मकानात जो हैं वो डैमेज हुए हैं। इसी तरह 300-400 के करीब स्कूल जो हैं वो तबाह किए गए हैं। 500 के करीब जो है वो फिगर गालबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो वो हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज और मेडिकल से मुतल्लिक़ शोबाजात जो हैं उनकी बिल्डिंग्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। और इसी तरह जो तेहरान के करीब जो एक बहुत बड़ा ऑयल का डिपो था उसको निशाना बनाया गया। एम्बुलेंसें कोई 100 के करीब एम्बुलेंसों के जो है वो डैमेज होने की खबरें हैं। इसी तरह 3 इमदादी हेलीकॉप्टर जो हैं जो हिलाल हैमर के थे उनको मरीजों को जब वो शिफ्ट कर रहे थे तो उनको निशाना बने। तो इस तरह का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसलन अगर आप कहें तो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं तेहरान में बैठा हूँ और इन 25 दिनों के अंदर एक दिन भी चंद मिनट्स के लिए भी बिजली नहीं गई, गैस भी कोई जो है वो मुनक़ता नहीं हुई। इसी तरह जो है पानी की भी बिल्कुल रूटीन की चीज़ें थी। इस लिहाज से थोड़ा सा ईरान का जो ये जो सिस्टम है ना, इन्होंने बड़ा डिसेंट्रलाइज रखा हुआ है। खाने पीने की किसी चीज़ की कोई मुश्किल है, स्टोर, दुकानें रूटीन के खुले हुए हैं और बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी तकरीबन ऐसी हैं। कोई सिवाय हमले के वक्त या वो जो बिल्डिंग्स गिरी हुई है उनको देख के महसूस होता है कि जंग है, वरना ना लोगों के तासुरात चेहरों से कोई खौफ नजर आता है और ना रोजमर्रा की जिंदगी जो आती है वो भी ऐसे ही गुजर रही है। लोग रूटीन में जैसे उठते हैं, जैसे जाते हैं। अलबत्ता यहाँ पे चूंकि नौरोज की छुट्टियां चल रही हैं तो एक बड़ी तादाद तो रूटीन में बड़े शहरों से अपने छोटे शहरों, देहातों की तरफ जाते हैं, तो वो भी एक सिलसिला जारी है। लोगों का आना जाना शहर से आ रहे हैं। ऑलराइट, इट्स टफ, इट्स नॉट इजी, लेकिन बड़ी रेजिलिएंट कौम है वैसे ईरान के लोग भी। सैयद राशिद नकवी साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपडेट, क्योंकि हमें ज़रा इंसाइट चाहिए होती है कि हाउ द पीपल आर फीलिंग। ज़ाहिर है जो मुश्किलात हैं वो तो हैं ही, लेकिन ज़ाहिर है उनसे लोग डील भी कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर। और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मुतासिर हुआ है। और पाकिस्तान में हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से किया जाएगा। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हज परवाज़ों का स्केड्यूल जारी कर दिया है। आज जो आखिरी परवाज़ है वो 21 मई को जाएगी। सो हम ईद का स्केड्यूल भी ऑलरेडी बनाना शुरू हो जाते हैं ना। इस सिलसिले में आपको पता है बड़ी ईद से 2 महीने और 10 दिन बाद एग्जैक्टली, छोटी ईद से बड़ी ईद होती है 2 महीने 10 दिन बाद। आज़मीन हज जो है ना वो पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी परवाज़ की मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। डाउनलोड करें एंड्रॉइड या आईफोन किसी पे भी। वैसे जो जा रहे होंगे उनको शायद ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। नहीं है तो हम दे रहे हैं ना, इसीलिए तो हज परवाज़ों की मालूमात जो है वो वजारत की वेबसाइट पर भी दस्तयाब हैं। और आज़मीन हज आइंदा ऐलानात के लिए पाक हज 2026 मोबाइल ऐप से जुड़े रहें, तो बिल्कुल डाउनलोड कर लें। अगर आपके प्यारे भी जा रहे हैं तो आप वैसे ही डाउनलोड कर लें टू गिव देम इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड द अपडेट्स। सो पाक हज ये हमें आपको बताना था और ज़रूरी था, और सोशल्स पे भी हम अपने डाल देंगे ये इसके लिंक वगैरह के साथ। अच्छा, पिछले घंटे में हमने बात की थी PSL की, जो कि आज से शुरू हो रहा है, लेकिन कोई ओपनिंग सेरेमनी वगैरह सब कुछ नहीं होगा, बहुत टोन डाउन होगी ये चीज़। लेकिन ऑफ कोर्स द मैचेस आर गोइंग टू बी एक्साइटिंग एंड दे आर स्टार्टिंग टुडे। सो टुडे वी स्टार्ट विद डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा काफ़ी चेंजेस की गई, जाहिर है एक तो PSL में ओवरऑल चेंजेस हुई हैं 2 नई टीमें आई हैं, वेन्यूज़ थे और भी ऐड किए गए। इस दफ़ा पेशावर में भी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन नहीं हो सका, महदूद कर दिया गया। शायकीन भी अभी नहीं है, होपफुली जंग कुछ खत्म हो जाए, जंग बंदी हो जाए तो चेंजेस हो जाए, शायद चेंजेस वापस आ जाएं। लेकिन क्या ख्याल है आपका व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे?
अब्दुल्ला, देखिए मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग ऑन टाइम स्टार्ट हो रहा है। और जहां तक रही बात बंद दरवाजों में टूर्नामेंट होने की, तो सूरत हाल और हालात इस बात का तकाजा कर रहे थे कि टूर्नामेंट को जिस हद तक आप साउंड एंड सिक्योर कर सकें। तो पीसीबी के पेट्रन वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके फैसलों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है वो फुलफिल किया है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और टूर्नामेंट जो है उसको अच्छे तरीके से कराया जाए। बिल्कुल खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगा जिद्दा दिलों के शहर लाहौर की। चाहे वहां पर इंटरनेशनल मैच हो, चाहे पीएसएल के मैच हो, हमने तो फुल क्राउड ही देखा है। लेकिन जहां तक कराची की बात रही, तो यहाँ तो इंटरनेशनल मैच हो या पीएसएल के मैच हो, हम तो ये सोचते रहे कि यार ये कराची का ग्राउंड कैसे भरना है। और अब सबको याद आ रहा है कि जी कराची में बगैर तमाशाइयों के मैच होंगे। तो बिल्कुल तकलीफ दे तो है और अफसोस की बात तो है, लेकिन बहरहाल इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है ऑन टाइम हो रही है। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं, पड़ोसी मुल्क भारत में इस चीज को लेकर जब ये खबर आई कि जी पीएसएल बंद दरवाजों में होगी, बड़ा शोर शराबा हो रहा था, यार ये कोई टूर्नामेंट है और ये कैसा टूर्नामेंट हो रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि भारत जो है इस वक्त बड़ी दिक्कत में है, जंग की वजह से वहां पर गैस का बुरान हो गया है, वहां पर पेट्रोल का मसला हो गया है। और अब वो भी सोच रहे हैं कि जी पीएसएल को जो है वो कुछ डिफरेंट एसओपीज के साथ कराया जाए, कहीं तमाशाइयों को बुलाया जाए, कहीं नहीं बुलाया जाए। और अब जी आईपीएल, और अब वो कह रहे हैं कि यार इम्पोर्टेंट तो यही है कि चीजों को जो है वो वक्त के साथ मैनेज किया जाए। तो जो कल हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जी बिल्कुल, जिस तरह कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, नेचुरली उसको बड़ा टोन डाउन करना है, बट इट्स नॉट एज इफ कि पीएसएल जी बिल्कुल ही कैंसिल ही कर दी है। तो लिहाजा हमने तो हर दौर में कोविड हो या जंग हो व्हाटएवर, हमने पीएसएल किया है। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान की ये और क्रिकेट बोर्ड की ये इट्स अ वेरी कामयाबी है, बहुत कामयाबी है। और पहले कि होगा आपको सवाल करें, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये पता नहीं पीएसएल की क्या हिस्ट्री है। आप लास्ट टाइम आपको याद होगा जंग हो गई, ऑफ कोर्स, उससे पहले कोविड आ गया, उससे पहले कोई और मसला हो गया। तो जब पीएसएल होता है कोई ना कोई कहानी हो जाती है। नहीं, पीएसएल ने तो बाद में आना होता है। दुनिया में ये क्या हो रहा है कि कभी कहानी पहले हुई होती है ना, जंगें चल रही हैं, कोविड आ रहा है, हमारी वजह से तो नहीं आया। तो पीएसएल तो कोइंसिडेंटल है बीच में। इन एनी केस लेट्स टॉक अबाउट द मैच टुडे एंड आल्सो हुमा द फैक्ट दैट यू नो द टूर्नामेंट गेट्स कंप्लीटेड, क्योंकि टूर्नामेंट का शुरू होना और उसके बाद मुकम्मल होना भी बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी हालात हो, मतलब यस ये इट्स अ वेरी बिग कामयाबी। अच्छा, जरा टीमों की बात करें। या लाहौर कलंदर तो हम सबकी फेवरेट है ही, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स आवर टीम, बट इसके अलावा आपको कौन सी टीम इस दफा मजबूत नजर आ रही है? अब्दुल्ला, अगर आप हर टीम के एक्सपर्ट से पूछें जो उनकी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो हर कोई अपनी टीम के साथ जाना चाहेगा। लेकिन ये जो अभी आप पिक्चर दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कल शाहीन आफरीदी से जब पाकिस्तान टीम के हवाले से सवाल हुआ, बाबर की फॉर्म को लेकर सवाल हुआ, रिजवान के ड्रॉप होने पर सवाल हुआ, शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो सिर्फ पीएसएल के ऊपर सवाल करें और हम आपको जब पाकिस्तान टीम खेल रही होगी तब जवाब देंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने क्रिकेट का ही उनसे सवाल किया गया था और अगर वो जवाब देते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस परफॉर्मेंस के साथ टूर्नामेंट की आप पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इस पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी पीएसएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और सेलेक्टर्स हो गए या पाकिस्तान क्रिकेट को समझने वाले लोग हो गए, वो इस टूर्नामेंट के ऊपर निगाहें मरकूज करके रखते हैं। आप टीमों की बात कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें कि तमाम बॉक्सेस को लाहौर कलंदर ने टिक किया है, चाहे बैटर की बात हो, चाहे फास्ट बॉलर की बात हो, चाहे ऑलराउंडर की बात हो, चाहे स्पिनर की बात हो। बाकी टीमों के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो हर टीम के पास आज का मैच है between Lahore and Hyderabad Kingsmen, and we are familiar with obviously Lahore Qalandar and the way they work and the way they perform, and they have been successful thrice, 3 बार चैंपियन बन चुके हैं। Let's talk about the newest team जो कि हैदराबाद किंग्समैन है, उसको जरा आप असेस करें और बताएं क्या सरप्राइजेज है उनके पास और how are they planning it out? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने और बड़ा शोर डाला हुआ है हैदराबाद किंग्समैन ने।
उन्होंने बड़े पैसे खर्च किए हैं, 175 करोड़ सालाना उन्होंने देने हैं PSL को, और उसके अलावा जो है उन्होंने बड़ी बड़ी साइनिंग भी की है। जो उनके कोच हैं जेसन गिलेस्पी, वो पाकिस्तान टीम के फॉर्मर टेस्ट कोच हैं। And they also have an experience of, you know, they have sports background उनका अमेरिका में मैनेजमेंट का है। ठीक है, वो जो भी बैकग्राउंड उनका है, लेकिन अब्दुल्ला ग्राउंड में तो आपके प्लेयर्स को परफॉर्म करना है। सारी आपकी ये अच्छा लगा हमें कि बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड, लेकिन ग्राउंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नहीं, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ना, तो मतलब फोरग्राउंड भी तो है, तो वहां तो मैच तो फोरग्राउंड में पढ़ना है, बट एक्सपीरियंस डज मैटर आल्सो। एंड देन दे हैव साइम है उनके पास, टीम कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। सिर्फ उनके पास साइम अयूब नहीं है, उनके पास इरफान खान नियाजी भी हैं, उनके पास उभरते हुए मां सदाकत भी हैं, जिनको आपने चंद हफ्ते पहले बांग्लादेश में डेब्यू करते हुए देखा। उनके पास हसन खान है, जो माजी में लाहौर कलंदर के लिए खेले हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले हैं, अब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। हम्माद आजम है, जो खुद अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। इस टीम के पास ग्लैन मैक्सवेल मौजूद है, इस टीम के पास मानोस लबोशान है, जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस फॉर्मेट की क्रिकेट का कोई खास तजुर्बा है नहीं। इत्तेफाक से उन्होंने सिर्फ एक ही T20 मैच खेला, वो भी पाकिस्तान में खेला है। उन्होंने लाहौर में डेब्यू किया था उन्होंने चंद साल पहले, और बिग बैश में उनकी कोई खास कारकर्दगी नहीं है। इंग्लैंड में लबोशान को जाहिर है इस कैप्टन बनाना, कंसिडरिंग के इस पे पहले भी काफी दफा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बात हो रही है, ही इज नॉट नोन फॉर दिस फॉर्मेट। इस डिसीजन के पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है? देखिए अब्दुल्ला, मेरे चंद फेवरेट खिलाड़ियों में से एक मानोस लबोशान है। 2018 में दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था, तो मैं उस मैदान पर मौजूद था। लबोशान को कप्तान बनाने की एक ही वजह हो सकती है कि उनके साथ जेसन गिलेस्पी हैं, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे ये सवाल हुआ कि हम ऑस्ट्रेलियन कल्चर को, ऑस्ट्रेलियन सोच को आपकी टीम में देख रहे हैं। तो लबोशान ने ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान आया हूँ, क्रिकेट एंजॉय करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि खिलाड़ियों के साथ जल्दी हम जेल हो जाएं, एक अच्छी टीम बनाकर हम लेकर चलें। लेकिन इतना आसान होता नहीं है अब्दुल्ला के मुख्तलिफ जगहों से टीम के खिलाड़ी आए और वो बस 4-5 दिन एक साथ हो और वो क्लिक कर जाए। तो हैदराबाद किंग्स के लिए मेरी बेस्ट विशेज है, लेकिन इतना आसान है नहीं। बैटिंग में इनके पास फायर पावर जरूर है, लेकिन बॉलिंग इनकी आज चलें, ये फैसला हो ही जाएगा, और आज के मैच का नतीजा फिर यह है, हम आपसे कल डिस्कस कर लेंगे। So today the tournament begins, and good luck to Lahore Qalandar. Thank you Yahya for being with us. All right. अच्छा जी, ईद पे दो फिल्में भी रिलीज हुई। हाँ, लेकिन पहले हम ब्रेक लेंगे, फिर हम उन फिल्मों की बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम जरा तज्जिया लेंगे। I just said that, you know, I exactly said that. I didn't hear that. अच्छा जी, ईद पे बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई और दो तो हमने भी देखी। एक तो ऑब्वियसली द सुपरस्टार शान, उनसे कौन वाकिफ नहीं है। How could we have missed his comeback on the big screen? और दूसरी थी आग लगे बस्ती में, तो वो भी देखी। उसमें हमारे फेवरेट हमारे दोस्त हैं दोनों, फहद मुस्तफा हैं, माहिरा खान हैं, यू कांट और ताबिश हैं, और सो वी वॉच दैट एज वेल। फनी थी वैसे। और फिर एक और मूवी लगी जिसका नाम है दिल्ली गेट। ये मैंने जहाँ फिल्म देखी ये स्केड्यूल में नहीं थी वैसे। मैंने देखा भी नहीं कि ये है कि नहीं है। So वो जरा एक इशू था। Anyway, उमर, because obviously मैंने शेर से बार फिल्म देखी थी, you know, as you say. So हम जरा हमारे साथ एक्सपर्ट हैं उमर अलवी, उनसे बात करते हैं, फिल्मी नाक़िद हैं। अच्छा, थोड़ी सी बिफोर वी गो ऑन टू उमर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे हम पूछेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बड़ी अच्छी बात होती है कि ईद पे ये सारी मूवीज आती हैं। देयर आर चॉइसेस व्हिच इज वेरी गुड। देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वर नो मूवीज। अब तो ईदों पे ही आती हैं बस। ओके फाइन, लेट मी जस्ट शुक्र करो आ रही है। ऐसे तो पहले तो कोई आ ही नहीं रही थी। ट्रेजेडी के ईदों पे सर। इट इज अ रिवाइवल, मतलब ठीक है, एक मौका देख के सारी मूवीज उसी वक्त ही आ जाती हैं। पीपल गेट सम choices to watch either something like Bulla, there is a bit of violence and everything in that, then there is the other film which is actually funny, उसको अगर इतना seriously ना भी लें तो आपको funny लगती है थोड़ी सी, and then there is दिल्ली गेट, जो कि मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था। अच्छा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, और certainly हर जगह ये फिल्में लगी, बाज नहीं लगी। बुल्ला की बात करें तो ऐसे हीरो की कहानी है, पंजाब की सकाफत और रूहानियत से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी फिल्म बुल्ला ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा अच्छा आगाज किया है। इसमें और हमारे शो पे ईद के शो पे आई थी और उन्होंने शी वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 6 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद का इसने बिजनेस किया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख रुपए, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख की कमाई रिकॉर्ड की गई। फिल्म को शायकीन की भरपूर पजीराई मिली। मुल्क भर में 30,000 से ज्यादा अफराद सिनेमा घरों का रुख कर चुके हैं। ओवरसीज भी
फिल्म बुल्ला की ज़ाहिर है इंटरेस्ट ले रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और वहाँ भी ये फिल्में लगी हुई हैं। सो उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी गहरी नज़र होती है इन मामलात पे, इन फिल्मों पे, किसने कितना बिजनेस किया, किसने कैसी फिल्म बनाई। हाँ, लेकिन पहला तो यही सवाल कर देंगे, ईद पे ही सारी मूवीज क्यों आती हैं? देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे फिल्म मेकर्स ये समझते हैं कि अगर ईद पे आएगी तो फिल्म चल जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि तीफा इन ट्रबल ईद पे नहीं आई थी और कितनी हिट हुई थी। अच्छा। इसी के अलावा और इससे पहले जो फिल्में हैं, जैसे आपका मैं हूँ शायद आफरीदी हो गई, वार हो गई, ये भी ईदों पे तो नहीं आई थी। देखिए वार तो बहुत पुरानी बात, मगर वो ईदों पे नहीं आई थी। उसके बाद से इन्होंने टेम्पलेट पकड़ लिया कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मोस्टली ईद उल अज़हा, क्योंकि उसमें आपके पास लंबा मार्जिन होता है, फिर पूरे साल होता है आपके पास। ईद उल फितर पे तो आपके पास 2 महीने 10 दिन होते हैं, क्योंकि फिर ईद उल अज़हा की फिल्में आने वाली है। वैसे कहना है जस्ट करेक्ट यू एंड आप बेहतर जानते हैं, लेकिन तीफा इन ट्रबल ईद पे आई थी क्योंकि इलेक्शंस के दिन आई थी 18 जुलाई। वो तो हमारे शो पे आए थे अली जफर और हमने उन पे बात की थी। ये तीफा इन ट्रबल इलेक्शंस में आई थी। अच्छा चलो, इलेक्शन थे ना 2018 के, उस दिन आई थी। हाँ ऐसा ही हुआ। हाँ, अच्छा चले आगे चलते हैं। अब बताएं द बिजनेस ऑफ फिल्म्स, आर वी गेटिंग बेटर? मतलब हम पिछले 10 सालों से रिवाइवल में फंसे हुए हैं, मतलब रिवाइवल होके हो जाना चाहिए। रिवाइवल में फंसे हुए हैं। रिवाइवल तो चला गया, नहीं हो सका। तो अब हम सर्वाइवल में, हमारे पास स्क्रीन्स नहीं है ना। पहले 145 थी, जब हम लोग ने तीफा इन ट्रबल जब आई ना, तो उस वक्त 145 स्क्रीन्स थी। ठीक है, साइट्स कम थी, स्क्रीन ज्यादा थी। ओके 145। अब क्या 100 105 बची हैं इस वक्त। कम ही होती जा रही हैं यानी ओवर द इयर्स। जब फिल्में नहीं बनेंगी, नहीं लगेंगी। और उसके बाद सिंगल स्क्रीन सिनेमाज आपके कैप्री खत्म हो गया। कराची में 2-4 और जो छोटे मोटे सब खत्म हो गए। मतलब सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस ही कुछ 2-4 कर रहे हैं ताकि चॉइस वाला सिनेमा है, विच इज सिंगल स्क्रीन सिनेमा, जिसको हम मल्टीप्लेक्स ही कहेंगे, क्योंकि वो तो मल्टीप्लेक्स सॉर्ट बनाए है तो सिंगल स्क्रीन। इसके अलावा कराची में, पाकिस्तान में जो है उठाएं अगर आप, सिंध में तो नहीं है। सिंध में तो वैसे ही एक तरह से किल्लत है कि कराची के बाद हैदराबाद में कुछ सिनेमाज हैं, दैट्स इट। उसके अलावा नहीं है। तो फिर आप उन फिल्म मेकर्स को क्या दाद देंगे, क्या कहेंगे जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं? मतलब माना कि इतनी बिजनेस नहीं कर सकती, इतने स्क्रीन्स नहीं है, फिर भी बनाए चले जा रहे हैं। व्हाई आर दे डूइंग दैट? देखिए, जब आपके पास मुसीबत आती है, जब मुश्किलें होती हैं, तो फिर उसका आप हल निकालते हैं ना। आग लगे बस्ती वालों ने क्या किया? उन्होंने क्या कम बजट में फिल्म बनाई। अगर 5 में बनाई है तो 15 करनी है ना उनको, ब्रेक इवन करने के लिए। 15 कर लेंगे। स्मार्ट तो ये है। अब इन मुश्किल हालात में अगर कोई 15 करोड़ की फिल्म बनाएगा और वो 15 करोड़ करके कहेगा हम बहुत बड़े चौधरी हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको 45 करने होंगे। तो एक प्रॉब्लम तो ये है, छोटी बजट की फिल्म बनाएं। जैसे अबू अली हमारे डायरेक्टर हैं, वो बनाते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ की फिल्म बनाते हैं और वो पैसे पूरे कर लेते हैं अपने। स्मार्टली प्ले करें ना। और देखिए सीधी सी बात है, जब अच्छी फिल्म बनेगी लोग देखेंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन 2-3 करोड़ में भी अच्छी फिल्म बन सकती है। और हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने लोगों को सिनेमा भी तो लाना ही है। प्रोडक्ट 2-3 करोड़ में तो नहीं बनेगी, 5 करोड़ में तो बन सकती है ना अच्छी। आपने देख ली आग लगे बस्ती में कितने पैसे लगे होंगे, कोई 5 तो सेट्स हैं उसके। और अब तो हुकूमत भी फिल्में बना रही है, पंजाब अलग बना रहा है, सिंध अलग बना रहा है, कर रही है उनको सपोर्ट कर रही है। हुकूमत अगर 3 करोड़ दे रही है तो वो कह रही है 3 ये पकड़िए, 2 आप अपने लगाइए और फिल्म बनाए। तो उससे उनको ये कि कम से कम एक तरह से जो वो होता है प्रॉब्लम कि ऐड से 2 करोड़ पकड़ लेंगे। वो भी कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। अब फिल्म टू फिल्म जरा हम आ जाते हैं। बुल्ला में हमने देखा शान का भरपूर एक्शन हमें देखने को मिला और जाहिर है म्यूजिक बहुत अच्छा है। और फिर एक फीमेल विलन व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एज वेल। नईमा भट्ट का वो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट। और यू नो शी इज मेड फॉर द स्क्रीन। वो कम करती हैं, कम नजर आती हैं, बट उनका एक है अपना, प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस है। सो क्या लगा आपको कम वक्त में? ऑल्दो ये बहुत फिल्म बनी। देखिए, मुझे बुल्ला की सबसे जो 2-3 चीज़ों में प्लस लगे वो ये हैं, एक तो रन टाइम 100 मिनट्स परफेक्ट। मतलब आप 2 घंटे में, आप सिनेमा में 2 घंटे का स्लॉट बुक करें, 100 मिनट की फिल्म लगाएं, आप 20 मिनट बीच में 10 मिनट इंटरवल के निकाल दें, दैट्स इट। आपको ज्यादा शोज मिलेंगे। अगर आप 2.25 की बनाते हैं तो 2.5 घंटे होते हैं, फिर आपको शो कम मिलते हैं ना। एक तो वो स्मार्ट है। दूसरा मॉडर्न दिखाने की कोशिश की है एक तरह से पंजाब को, जो कि विच इज गुड। ठीक है ना। तो वो एक वो दिखाई है। प्लस एंट्री जो है, जैसे शान की 2-3 दफा सीन्स हुए हैं ऐसे जिसमें वो फाइटिंग हो रही है, अचानक शान एंटर हुए एंड एवरीबडी लुक्स एट शान, स्टार्ट लुकिंग एट शान। तो वो चीज शान ही कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनकी स्टार क्वालिटी है। शान से अच्छा एक्शन पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। बाकी सब करने की कोशिश करते हैं, शान से अच्छा। वो वेटरन हो चुके हैं ना, इतना कर चुके हैं। वो 1990 से काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये आपकी एक्सपेक्टेशन, जब शान स्क्रीन पे आते हैं ना, यू वांट दैट एक्शन एज वेल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है उनसे। मगर
शान का रन टाइम भी 50 मिनट है फिल्म के अंदर, बाकी 50 मिनट वही नहीं, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स भर दिए हैं और फिर उसको आप एंड में जो है समझ नहीं पा रहे, ये एक प्रॉब्लम है। अब मैं शान को देखने गया था ना भाई, तो मैं शान को देखूंगा पूरी फिल्म में कि शान क्या करें, तो वो एक तरह से वो है। प्लस स्टोरी में झोल हैं जो कि अगर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे ईद की वजह से जल्दी जल्दी उसको फाइनल किया है, थोड़ा सा टाइम और ले लेते, इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लेते तो और अच्छी फिल्म हो सकती थी ये। अच्छा, सो वो ईद वाला जो है ना हमारे जहन में फंस गया है कि ईद पे फिल्म रिलीज होगी तो। अच्छा, अब आ जाए दूसरी पे, क्योंकि टाइम कम है, वी रियली वांट टू नो दिस। आग लगे बस्ती में हिट, हाँ देखिए मजा आया, अगर मैं फिल्म सिनेमा के अंदर जा रहा हूँ विद लो एक्सपेक्टेशंस और मैं वापस आ रहा हूँ हंस हंस के पागल होके, तो दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ कि यार भाई देखनी है यार, क्या हो गया, एंटरटेनिंग है, लॉजिक नहीं है कोई, ठीक है, सिंपल सी फिल्म है, सिंपल सी फिल्म है, गाने भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो एक टेम्पलेट जो नामालूम अफराद दे के गई थी आज से 12-13 साल पहले, उसे फॉलो करते हुए इन्होंने एक फिल्म बनाई है फुल स्लैपस्टिक कॉमेडी। अच्छा, ये बाय द वे आपने जो बात की है ना, मैंने अपने जो लोगों को जो अपनी असेसमेंट इस मूवी के बारे में दी है, मैंने यही कहा था जरूर जाएं देखने, इट्स वेरी फनी बट डोंट टेक इट टू सीरियसली बिकॉज़ देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट। अच्छा, हम एक और भी बात कर रहे थे, हम जाहिर है हम अक्रॉस द बॉर्डर फिल्मों की बात करते हैं जो हम 5-5, 6-6, 10-10 दफा यू नो द आइकॉनिक फिल्में हैं, या हमारे यहाँ भी कुछ आइकॉनिक फिल्में हैं, इवन मौला जट भी हम यू नो द सेकंड वन वो 2-3 दफा 4 दफा आप देख सकते हैं। ये वाली फिल्में वन टाइम वॉच होती हैं, सो वो लेजेंडरी स्टेटस हासिल करने के काबिल नहीं होती हैं फिल्में, जाहिर है, लेकिन कर रही हो फिल्में हैं, हम अप्रिशिएट करने बन रही हैं। म्यूजिक हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ subcontinent film industry, but we did not India, see that Pakistan. in these movies. हमें अब क्यों हमें तो नजर ही नहीं आया इसमें। ट्रेंड बदल रहे हैं ना, देखिए आप पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं ना, वहाँ भी तो कहाँ गाने हो रहे हैं, वो सॉन्ग एंड डांस नंबर कहाँ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो वो एक तरह से जो है ये लोग अभी एक ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, एक वक्त आएगा जब म्यूजिक फिर से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सूट होगी एक फिल्म का। क्योंकि हम बॉलीवुड में अक्रॉस द, सॉरी आई नीड टू से दिस, कि अक्रॉस द बॉर्डर जब हम मूवी देखते हैं ना, क्रैश करती है मूवी, गाने हिट होते हैं, म्यूजिक इज सच अ बिग पार्ट ऑफ देयर मूवी। अब हमने नेटफ्लिक्स पे हक देखी उसका, वो मतलब वो गाने इट वाज द गाना फर्स्ट व्हिच मेड अस वॉच। यस, फिर हमारे फिल्मी म्यूजिक आज तक पाकिस्तान आइडल में हमारे फिल्मी म्यूजिक बच्चे गा रहे थे, ठीक है, अगर वो लाइब्रेरी ना होती तो शायद आज हम वो बच्चे क्या गा रहे होते। सो हम क्यों म्यूजिक को इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, म्यूजिशियंस को इग्नोर कर रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं। अब हम क्या करें, जो म्यूजिक आपका एड में बना रहे हैं हम उनसे कह रहे हैं भाई तुम फिल्म की म्यूजिक करो, ऐसे तो नहीं होता ना। मुझे याद है जब निसार बज़मी साहब ने कम बैक किया था तकरीबन 10-12 साल के बाद, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आप फिल्मों में म्यूजिक क्यों नहीं करते, तो कह रहे मैं जाऊंगा लोगों के पास म्यूजिक करवाने के लिए। हाँ, बट ये मॉडल जो है उमर, हमारे ड्रामे अगर देख लें टीवी पे, उनके OSTs मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, उनके इतने अच्छे हैं कि हमें फिल्मी गानों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम फिल्म में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम टीवी पे स्ट्रांग है, हमारे OSTs इंडिया में कॉपी हो रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब हमारे अच्छे बना सकते हैं, फिल्म में भी अच्छे गाने डाल सकते हैं। उससे पहले जब हम बजट की बात कर रहे थे ना, आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट इन उमर, कि मौला जट जो लेजेंड ऑफ मौला जट थी, उसका बजट वाज बिग और इट डिड सो वेल। क्यों? मौला जट जब आई थी, एक तो दुनिया भर में रिलीज हुई, नंबर 1, नंबर 2 टिकट प्राइसेस ज्यादा थे, उन्होंने टिकट प्राइसेस बढ़ाए थे, फिर भी देखा था लोगों ने जाके, इस पे हंगामा हुआ था, सिनेमाज ने मना कर दिया था हम नहीं लगाएंगे, नदीम वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जो नहीं लगा रहा ना लगाए, जो नहीं लगा रहा तो उसको लगानी पड़ गई थी। डिमांड थी, स्मार्ट मूव था ना वो, तो उसको देखिए जितना बजट करना था उसने किया, उसके बाद प्राइसेस कम कर दी उन्होंने टिकट की। ये तरीका ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिल्म इतनी अच्छी थी कि हर आदमी, मैं 5 दफा देख के आया हूँ और मैं अभी भी कोई मुझसे कहेगा मैं चला जाऊंगा देखने के लिए। और अभी भी मैं यही बात कर रहा था कि द लेजेंड ऑफ मौला जट वाज वन फिल्म इन रीसेंट टाइम जो आप दोबारा, और फिल्म जो लेजेंडरी स्टेटस तभी हासिल करती है जब आप एक दफा नहीं देखें। इनफैक्ट अभी ईद पे जब टीवी पे भी अभी लगी थी ना 2-3 दिन पहले, तो तब भी देखी है। देखिए, नुकसान हमें जो है सबसे ज्यादा मौला जट से हुआ है। कैसे? वो अच्छी फिल्म बन गई ना, लोगों ने देख लिया कि हम अच्छी फिल्म बना सकते हैं, उसके बाद जितनी मीडियोकर फिल्में आई सबने कहा नहीं देखनी, हमें अच्छी फिल्म बना सकते हैं। अच्छा, मीडियोक्रिटी से याद आया, सॉरी आई डोंट वांट टू से दैट दो, द थर्ड फिल्म, शुड वी इवन टॉक अबाउट इट? दिल्ली गेट, देखिए रिलीज तो नहीं हुई वो, सिवाय न्यूप्लेक्स के और कहीं शोज लगे ही नहीं उसके, इसकी डीसीबी तो क्यों मेहनत करते हैं अगर कहीं लगनी नहीं होती? वेरी हार्ट ब्रेकिंग वैसे फॉर द फिल्म मेकर। मतलब आई वांट टू नो व्हाई वुड शोज द एक्टर्स टू। देखिए, अब पहले होता था जब आपके पास बहुत सारे सिनेमास थे तो आप फिल्म का शो लगाते थे, जब एटीएम सिनेमा भी था तो आप उसमें एक आदमी भी है तो फिल्म चल रही है। मैं कई फिल्में ऐसी देखी हूँ जिसमें अकेला बैठा हुआ हूँ, तो लेकिन अब जो है बिजली की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आपके सारे अखराजात बढ़ चुके हैं ना, तो अब जब तक 10 लोग नहीं होते तो वो सिनेमा नहीं चलाता।
फिल्म, वो मना कर देता है। न्यूप्लेक्स में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया हूँ, 4 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं सर सॉरी। मैं कहा भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, वापस कर जाऊँ? टिकट भी खरीदी है। नहीं, टिकट उस वक्त कहते हैं आप अभी खड़े रहिए, अभी ना लें, 10 लोग होंगे तो लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी ना, ये अभी जो मेजर्स चल रहे हैं उससे पहले की चीज़ है ये। तो इस वजह से जब 10 लोग नहीं होते हैं तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो आप इल टाइम करके एक तो रिलीज़ करते हैं। एक फिल्म थी कहे दिल जिधर, वो स्पाइडरमैन के साथ रिलीज की थी। अब स्पाइडरमैन के साथ रिलीज करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि उसमें 3 स्पाइडरमैन थे उस वाली में, हाउसफुल जा रहा है। उनका पहला शो कैंसिल, उनका दूसरा शो कैंसिल, उनका तीसरा शो कैंसिल होते होते बच गया क्योंकि कास्ट ने आके टिकट खरीद लिया 10। तो अब आप जब ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए ना कि दो फिल्में। अच्छा उमैर हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि एक हमने जो ट्रिब्यूट देना है उस पर भी हम चाहेंगे कि आप ज़रूर कुछ हमसे शेयर कीजिए। मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ़ा, मकालमा निगार हसीना मोइन साहिबा को दुनिया से गए 5 बरस बीत गए हैं और 1941 में भारत के शहर कानपुर में पैदा हुई। टेलीविज़न करियर का आगाज़ 1969 में ड्रामा ईद का जोड़ा लिखकर किया। हसीना मोइन के मशहूर ड्रामों में एक तवील फहरिस्त है, there's a long list, you know. Well, she's such a legend कि उनको तो मतलब she doesn't even need an introduction. इनका तो वो नाम है कि जो औरत का किरदार था ना, वो एक नए अंदाज में पाकिस्तानी बड़ा ही खुद मुख्तार और बोल्ड और बड़ा ही तो पता नहीं क्या, लेकिन इंडिपेंडेंट बोल्ड कहें हम, क्योंकि आई एम सॉरी पाकिस्तान में बोल्ड को ना इन्होंने बड़ा गलत कॉनोटेशन दे दी है। क्यों अंग्रेजी खराब कर रहे हो भाई, बोल्ड का मतलब बोल्ड होता है। हाँ, और हमारी वो भी फिल्मों और टीवी ड्रामों के जरिए ये लफ्ज इस्तेमाल करके खराब किया गया। वो लिखारी, वो कॉन्सेप्ट वो नहीं है हमारे पास उमैर, अब क्यों नहीं है? बेसिकली कैरेक्टर्स बनाती थी। हसनात भाई हो गए, बुखरात हो गया, कबाचा हो गया, वो कैरेक्टर्स बना के उनको छोड़ देती थी। वो फार्मूला इस्तेमाल करती थी जो इंडिया में जैसे होता है फिल्मों में कि वो 5 साल के लिए नहीं बना रही, वो 50 साल के लिए बना रही है। उनका आज भी ड्रामा कोई 50 साल पुराना किरण कहानी उठाई 75 में आया था, वो आज भी वैलिड है, आज भी वैलिड है। उस आप तन्हाइयाँ आज भी देखें तो आज की कहानी लग रही है, अनकहीं आज भी आपको जो है उससे आप रेजोनेट कर सकते हैं। तो वो थी। जब तक कोई राइटर इतना सोचेगा कि 50 साल बाद भी मेरी चीज देखी जाए, वो हिट होती है। अशफाक अहमद बात इसकी ये निचोड़ निकला, वी नीड बेटर राइटर्स आल्सो, मतलब जो विजनरी राइटर्स हो और प्लानिंग भी हो थोड़ी सी। अच्छा नहीं, मगर ड्रामे तो बड़े अच्छे बन रहे हैं भाई, हिट देखिए ड्रामे अच्छे बनना और क्लासिक बनने में फर्क है। क्लासिक हम हसीना मोइन क्लासिक बनाती थी। That's right. Okay, we don't really have more time, but it's always this an is education interesting. having you in the studios. That is so true, Mary. Thank you for being here. We will see you tomorrow. Have a great day. Bye.